अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने आर्बी ट्री यानी जिसको हमने रेड ब्लैक ट्री कहा था, रेड ब्लैक ट्री, इसको डिस्कस किया था इन डिटेल। और हमने कहा था कि दिस ट्री इज आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, जिसकी एक एक्सटेंशन हम डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में पढ़ चुके थे, और दैट वाज एवीएल ट्री। और दोनों का मुद्दा और या ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरह से जो सर्च टाइम है बीएसटी का, उसको ऑर्डर ऑफ एन से ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन में लाया जाए इन एनी केस, क्योंकि बदतरीन सूरत में बीएसटी लॉबस्टिकनेस का शिकार होती है और उसमें जो है ना जितने भी उसके डिक्शनरी ऑपरेशंस हैं वो सब फिर वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेते हैं। तो हमने कहा था कि इसको बेहतर बना के हम किसी तरह से अगर लॉग एन में ले आएँ, तो हमने वो अचीव किया था डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, एवीएल की इम्प्लीमेंटेशन करके किया था। और फिर मैंने कहा था कि एवीएल ही की तरह की एक दूसरी ट्री डिवाइस की गई है, रेड ब्लैक ट्री, जिसका मुद्दा भी सेम है कि वो क्या करे कि ऑर्डर ऑफ एन से जो है डिक्शनरी ऑपरेशंस का टाइम बीएसटी का वो ले जाए ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन में। अब आज जो है हमारा मौजू वो ऑल टुगेदर चेंज होगा। और लेक्चर के जो शुरू में, इस कोर्स के शुरू में मैंने आपको कुछ रफली जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस कोर्स का दे रहा था, तो वहाँ मैंने एक बात की थी कि शायद हम इस कोर्स में कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज भी पढ़ेंगे, एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज। प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजीज आप मुख्तलिफ पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में, जैसे आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस लिख चुके थे, रिकर्सिव लिख चुके थे, ट्री डाटा स्ट्रक्चर में आपने जनाब मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स यूज़ की थी वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि यहाँ पर हम अब एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने जाएंगे इस कोर्स में, जिसके नीचे तो ठीक है प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजीज भी काम करेंगी, बट वी आर गोइंग अ बिट मोर एब्स्ट्रैक्ट। यानी अब हम करेंगे ये कि जो डाटा स्ट्रक्चर में आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये कौन सी एल्गोरिथमिक कैटेगरी या स्ट्रैटेजी के अम्ब्रेला के अंडर ये लाए करते हैं। तो अब तक जो है आपने सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पढ़ी है जिसके मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स तकरीबन मैंने आपको करा दिए हैं, एंड दैट वाज डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है ना जी, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी को हमने बहुत डिटेल में देख लिया। उससे मैंने आपको मुख्तलिफ जो है ना प्रॉब्लम्स रियल लाइफ के सॉल्व करवाए हैं, जैसे मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, ठीक है, बाइनरी सर्च है, इस तरह के एल्गोरिथम जो है हमने किए हैं। अब आज हम एक नई स्ट्रैटेजी का आगाज करने जा रहे हैं। जैसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर एक स्ट्रैटेजी थी, तो आज दूसरी स्ट्रैटेजी जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी का नाम सुनते ही शायद आपके जहन में कुछ आ जाता है फौरन कि शायद आप कोई प्रोग्रामिंग की बात इसमें करेंगे, जैसे हमने डाटा स्ट्रक्चर में कोई न्यू एंड डिलीट के ऑपरेटर्स यूज किए थे टू एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम यूजिंग न्यू ऑपरेटर, और to reallocate the memory in destructor maybe in the club, अगर हम क्लासेस में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यूजिंग डिलीट कीवर्ड। तो ऐसा कुछ इधर बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट स्टडीइंग द प्रोग्रामिंग हियर। हमें यहाँ पे एक स्ट्रेटजीज जो हैं या एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजीज पढ़नी है, और उसके बैक एंड पे जो प्रोग्रामिंग है वो हमारा फोकस नहीं है इस कोर्स में, ठीक है, वो हम पिछले कोर्स में कर आए हैं। लिहाजा दिस डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ये जो टर्मिनोलॉजी है, that sounds different in this course। और प्रोग्रामिंग के कोर्स में डायनेमिक प्रोग्रामिंग की कोई बात करेगा तो वहाँ पे आप वही न्यू डिलीट और रन टाइम मेमोरी और डायनेमिक जो है ना मेमोरी एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपसे कोई एल्गोरिथम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा कि व्हाट डज डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी मीन्स, तो इसका बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट मानी होगा। और वो क्या मानी होगा वो भी इंशाल्लाह आपको जो है ना मैं बताऊंगा कि ये एक स्ट्रैटेजी है जिसमें एक जो है ना प्रॉपर्टीज हमें ढूंढनी होंगी। वो दो प्रॉपर्टीज अगर हमारे प्रॉब्लम में, रियल लाइफ प्रॉब्लम में जिसका एल्गोरिथम मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर वो मुझे उसमें मिल जाती हैं, उसमें पाई जाती हैं, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी सॉल्व कर सकता हूँ। तो बात वो तो आगे अभी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो दिस इज द सेकेंड स्ट्रैटेजी नाउ वी आर स्टार्टिंग इन दिस कोर्स। मे बी इसके बाद अगर वक्त मिलेगा तो हम एक और स्ट्रैटेजी है ग्रीडी एल्गोरिथम्स की, उस पर भी जाएंगे।
और फिर वक्त ने अगर साथ दिया इस कोर्स में तो फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्रून एंड सर्च है, जेनेटिक एल्गोरिदम्स हैं, इस तरह की और भी स्ट्रेटजीज हैं, तो देखेंगे बाल। लेकिन मैं ज़रूरी चीज़ें यहाँ कराऊंगा, और कुछ स्ट्रेटजीज अगर हमसे रह भी जाए तो उसका कोई इशू नहीं है, वो आप इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में वो समहाउ उसका एक फ्लेवर आपको मिल जाएगा। मसलन अगर जेनेटिक एल्गोरिदम्स हम यहाँ बात नहीं भी करेंगे तो आगे इंशाल्लाह आपके इलेक्टिव कोर्सेज में डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी ऐसे कोर्स में जिधर जेनेटिक एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल है वहाँ पे आपको वो टीचर उसका एक ओवरव्यू देगा। तो बहरहाल हम वो स्ट्रेटजीज तो ज़रूर कवर करेंगे कि जिसको फॉर्मली आपके साथ आगे किसी कोर्स में कवर नहीं किया जाएगा, लिहाजा वो एक बेयर मिनिमम तो हमें इस्टेब्लिश करना है, इस कोर्स में इंशाल्लाह करेंगे। जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में भी मैंने आपको डाटा स्ट्रक्चर्स, तो देयर इज नो लिमिट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, बतेरे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये कि हमने कहा था कि हमने कोर्स में अपने बेयर मिनिमम या वो वाले डाटा स्ट्रक्चर्स कवर करने हैं जो इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ज़रूरी हैं समझने के एतबार से। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे इस कोर्स में कि जो इंतहाई ज़रूरी स्ट्रेटजीज़ हैं या हमारे पॉपुलर जितने एल्गोरिदम्स हैं मुख्तलिफ, वो किस स्ट्रेटजी से होते हैं, तो इंशाल्लाह वो उसका टच हम इस कोर्स में लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब ये तो ब्रीफ हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट द स्ट्रैटेजी। अब आ जाएं जी, मैं टिपिकली मिसाल इसकी जो शुरू करूंगा इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले, आपकी एक टिपिकल प्रॉब्लम है जो आपने प्रोग्रामिंग के कोर्सेस में पढ़ा है, जिसको आप फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। एक सीक्वेंस है जिसमें हर 2 टर्म्स के जमा करने से तीसरी टर्म आपको मिल जाती है। यानी अगर आपको ये 21 चाहिए तो ये बेसिकली इट्स फ्रॉम द सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स। 13 + 8 से 21 मिल गया। अच्छा, अगर आपको 5 चाहिए तो 5 आपको पिछली 2 टर्म्स के सम से मिल गया, ठीक है ना जी। तो इसी तरह ये सीरीज जनरेट होती है और इसको हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। अच्छा, इसके अगर आपको याद हो तो डाटा स्ट्रक्चर वगैरह में या प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में आपने इसके 2 एल्गोरिथम्स पढ़े थे। यानी जब आपको टीचर मोस्टली ये तब पढ़ाया जाता है जब आपको टीचर रिकर्जन पढ़ाता है, क्योंकि फिर वो इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन आपके सामने ड्रॉ करता है, लिखता है, यानी कि लूप से ये कैसे होगा, और एक सोल्यूशन वो फिर रिकर्जन से देता है आपको कि रिकर्जन से ये काम कैसे होगा। बाल आप चूंकि वो दोनों कोर्सेज पढ़ चुके हैं, लिहाजा मुझे अभी इस पे तो इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसका अल्टरनेटिव एल्गोरिथम और रिकर्सिव एल्गोरिथम कैसे होगा। बाल लेकिन मैं उसका सूडो कोड आपके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि हमने अब यहाँ पे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को डिस्कस करना है। सो मोर फॉर्मली हम कह सकते हैं कि फिबोनाची नंबर्स f of n आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो इसका एक फॉर्मूला ये है कि इनिशियल 2 टर्म्स तो आप मुझे इनिशियलाइज करके देंगे, पहली 2 टर्म्स, क्योंकि इसके बगैर आपकी फिबोनाची सीरीज जनरेट नहीं हो सकती। तो बेस केस यानी कहना चाहिए या इनिशियल कंडीशन कह लें आप, ये आपकी ये है इस जो है कोर्स में कि आपने मुझे ये जो है 2 टर्म्स इसके बारे में जो है पहले में शुरू से ही मुझे बता देना है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब आपने ये मुझे बता दिया तो जो इसका अगला स्टेप है वो क्या कहता है कि अगर आपने nth टर्म फिबोनाची की मांगनी है मुझसे, ठीक है जी, जो भी है 9th है 8th टर्म है, तो वो बेसिकली सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स होगा। n-1 जो पे टर्म पे जो बैठा है एलिमेंट बैठा है, और जो n-2 एलिमेंट जो बैठा है उससे पिछले से पिछला, उसका सम लेंगे तो फिर जनाब nth टर्म आपको मिल जाएगी। तो ये बेसिक एक आपका फॉर्मूला हुआ फिबोनाची सीक्वेंस का। अच्छा, अब अगर इसका मैं एक रिकर्सिव प्रोग्राम लिखूं तो मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल है, आपकी स्क्रीन के सामने है। आपने इस तरह के एल्गोरिथम देखे हैं जो जिसमें हमने इसको डिस्कस किया है पिछले कोर्स वगैरह में, कि इसका जो है ना सिंपली अगर मैं फिबोनाची एफ एन यहाँ पे मिसाल कोई टर्म पास करता हूँ 9, तो 9 इज लेस देन 2, ठीक है, नहीं है, फॉल्स है, तो एल्स में आएगा और फिर वो क्या करेगा रिटर्न, यानी 9 के पिछली टर्म 8 और उससे पिछली टर्म 7, तो 7 के लिए रिकर्सिव कॉल यहाँ पे यानी 8 के लिए जाएगी अगर 9 इनिशियली पास हुआ है, और प्लस होके एक रिकर्सिव कॉल जो है ना 7 के लिए जाएगी। लेकिन चूंकि ये प्लस तब हो पाएगा जब यहाँ से कुछ रिटर्न होके आएगा, ठीक है ना जी। लेकिन रिटर्न होके यहाँ तो कुछ आएगा इसलिए नहीं कि जब आप अगली रिकर्सिव कॉल में 7 देंगे तो वो 7 अपना यहाँ पे 6
और 5 के लिए दोबारा रिकर्सिव कॉल देगा, 6 के लिए और 5 के लिए एक दोबारा एक ट्री जनरेट करेगा। मीन्स टू से कि ये एक बैक एंड पे जिस तरह हमने अगर आपको याद हो तो हमने मर्ज सॉर्ट में भी ये बात की थी कि वहाँ पे भी जो है ना 2 रिकर्सिव कॉल्स थी और दोनों के बैक एंड पे डाटा मजीद घटता 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 तो बैक एंड पे एक ट्री जनरेट होती थी। और अगर आपको याद हो उसकी ब्यूटी ये थी उस ट्री की कि वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री जनरेट करता था। तो मोर लेस ये तो हमें समझ आती है कि हर रिकर्सिव एल्गोरिथम के बैक एंड पे एक ट्री किस्म का स्ट्रक्चर ज़रूर बैठा होता है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम साइज छोटा करते जाते हैं तो वो ट्री जनरेट करती है, फिर वो अपना सब ट्री जनरेट करती है, और बेस केस जब मीट हो जाता है तो वहाँ ट्री रुक जाती है और फिर वहाँ से बैक ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। ठीक है ना जी। और बैक ट्रैकिंग में हमने, अगर आपको याद हो तो मर्ज सॉर्ट के केस में बैक ट्रैक होते हुए, ठीक है ना जी, या जब हम बॉटम अप फैशन में नीचे से जब ऊपर बैक ट्रैक होके आ रहे थे तो वहाँ पे हमने मर्ज का फंक्शन लिखा था। अगर आपको याद हो तो मर्ज का फंक्शन क्या करता था कि वो 2 सॉर्टेड लिस्टों को लेके उसको एक सॉर्टेड लिस्ट में तब्दील कर देता था, ट्रांसफॉर्म कर देता था। तो ये बेसिकली एक आइडिया होता है किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिथम का। तो ये इसका बेसिक एल्गोरिथम है जो मेरा ख्याल है आपके सामने है और क्लियर है कि ये बैक एंड पे इसके क्या होगा। अच्छा, बैक एंड पे इसके क्या होगा उसकी एक ट्री जनरेट करके मैं अभी दिखा देता हूँ, और भी वाज़े हो जाएगी बात कि अगर पिछले कोड में आप फिबोनाची ऑफ 8 पास करें यहाँ पे इनिशियली इस n की जगह, तो जाहिर बात है वो 7 की कॉल और 6 की कॉल देगा। ठीक है ना जी। तो 7 और 6 की जब कॉल्स यहाँ आएंगी, यानी इधर अगर 8 है तो यहाँ पे जनाब 7 की कॉल और यहाँ पे 6 की कॉल, तो वो कहता है ये है कि उसकी 7 और 6 की कॉल जब आप देगा तो वो अपनी रिकर्सिव कॉल जब फिर अगली कॉपी में देगा तो वो 6 और 5 के लिए देगा। और इस तरह जो 6 इस तरफ आपने कॉल दी होंगी तो उसमें फिबोनाची ऑफ 5 और 4 की रिकर्सिव कॉल देगा। और ये स्टोरी चलती जाएगी, ये स्टॉप नहीं होगी जब तक कि फिबोनाची ऑफ आपका 1 नहीं आ जाता, क्योंकि 1 पे आपने कहा होगा कि जब 2 होगा तो 2 इज लेस देन 2 फॉल्स, तो जब 1 हो जाएगा माइनस होके तो 1 इज लेस देन 2 ट्रू, तो रिटर्न 1। तो आपकी जनाब वो वाली जो पहली जो कंडीशन है ना, जो पहला ये वाला रिटर्न आपको मिल जाएगा 1। ये 1 कहाँ से मिलेगा कि जब ये दोनों 0 0 इनिशियलाइज हुए होंगे और आपके बेस केस में, और उसके बाद जनाब ये रिटर्न 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो पहली टर्म आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी 1 2 3 5। तो ये कोड आपका ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी टर्म्स जो है वो जनरेट फिबोनाची सीक्वेंस की करेगा। आप चाहें तो उसको सी आउट भी कर सकते हैं, यानी प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको वो उन लाइनों में नहीं उलझाया सूडो कोड लिख के कि जो हमें एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चाहिए नहीं। जो मेन कोड है, जो रिकर्सिव कॉल्स हैं, दो फिर उनका एडिशन होना है, ये मैंने आपको जो है ना इस कोड में दिखा दिया। बहरहाल तो इसके बैक एंड पे ऐसी कोई ट्री जनरेट होगी और फिर ये जो है नीचे जो है ना उसकी फर्दर जनरेट होगी, उसकी फर्दर जनरेट होगी वगैरह वगैरह। अच्छा, एक चीज़ अगर आपको याद हो तो हमने पिछले किसी एक एल्गोरिथम में पढ़ी भी थी कि जो रिकर्सिव कॉल्स होती हैं, मसलन ये फिबोनाची ऑफ 4 की रिकर्सिव कॉल है, इसको ये नहीं पता कि यहाँ पे आपने एक फिबोनाची ऑफ 5 की रिकर्सिव कॉल उस पाथ के जरिए भी कॉल किया हुआ है, या होगा, या कर दिया है, या बाद में होगा, पहले होगा। इसको ये नहीं पता कि आपने इधर फिबोनाची ऑफ 4 भी बाद में कॉल करना है या किया है, वगैरह वगैरह। ऐसे नहीं पता। किसी कॉपी को, रिकर्सिव कॉपी को अपनी पैरेलल में दूसरी ब्रांच का नहीं पता होता, ये आप मानते हैं। ठीक है ना, ये बात अंडरस्टूड है। सिर्फ अगर ज्यादा से ज्यादा किसी को पता होता है तो एक सिस्टम स्टैक जो जनरेट होता है, आपको पता है ट्री के, तो वो अपने पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट के एड्रेसेस तक का मैप रखता है, क्योंकि वो ज्यादा उसने बैक ट्रैक जब होना होता है तो उसने इवेंचुअली रूट ऑफ द ट्री पे पहुंचना है, तो उसने वो सिस्टम स्टैक में वो सारे एड्रेसेस मेंटेन किए होते हैं। वो एक एक एड्रेस पॉप होता है जो हमने बातें की हुई थी डाटा स्ट्रक्चर में, और वहां से उसको वो अपने पेरेंट का एड्रेस मिलना शुरू हो जाता है, और फिर उस पेरेंट का एड्रेस, और फिर उससे एंड सो ऑन। ठीक है। तो बाद अगर आप ज़्यादा ये कहते हैं तो मिसाल के तौर पर फिबोनाची ऑफ 2 को अपने इस फिबोनाची ऑफ 3 की कॉपी का पेरेंट का एड्रेस पड़ा होगा, इसको इसका पता होगा, इसको इसका पता है, और इसको पता है। तो ये चेन तो चलो हम मान लेंगे कि इनको एक दूसरे का एक तरतीब में पता है, लेकिन इस चेन का नहीं पता कि फिबोनाची ऑफ 8 के इस लेफ्ट साइड पे भी एक ऐसी चेन है जिसके फिबोनाची 6 का पेरेंट 7 है और उसका पेरेंट 8 है। उसका अपना एक सिस्टम स्टैक जनरेट हो रहा है जब ये कॉल्स जाएंगी, और वो उसके हिसाब से फिर बैक ट्रैक जो है वो डाटा को करेगा अगर देना चाहता है।
तो जब आपने ये कहा कि एक कॉपी को दूसरी कॉपी का सिरे से पता ही नहीं है, यानी जैसे एक मुल्क को दूसरे मुल्क का पता ही नहीं है कि उसके बाशिंदों को कि उस मुल्क में क्या कानून है या क्या चल रहा है। बहरहाल एक दुनिया जिसने सारी दुनिया पे नजर रखी उसको तो पता है, लेकिन अलग-अलग से कॉपीज को पता नहीं है। तो इसमें एक मसला अभी हम डिस्कस करते हैं। इस ट्री में ही एक प्रॉब्लम अभी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। अगर आप देखें, मैंने हर रिकर्सिव कॉपी जो बन रही है उसको कुछ कलर्स दिए हैं। देखें, फिबोनाची ऑफ 3 जहां जा रहा है उसको मैंने ब्लू कलर दिया हुआ है और ये ट्री में जनरेट होगा मुख्तलिफ जगहों पर, ठीक है। रेड में गालिबन मैंने फिबोनाची ऑफ 4 को दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये फिबोनाची ऑफ 4 है, ये है एक, ये है और ये है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस कोड को लेके चलूं जो मैंने आपके सामने रखा है, तो फिर तो आपका ये फिबोनाची ऑफ 4, अगर इस तस्वीर को मैं सामने रखूं तो ये 5 दफा ये फिबोनाची ऑफ 4 जो है ना वो बार बार अगेन एंड अगेन रिकम्प्यूट होगा कि नहीं? रिकम्प्यूटेशन इज अगेन एंड अगेन ऑफ फिबोनाची ऑफ 4, ठीक है, होगी। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे थे तो उस वक्त हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं करते थे, ना मैंने आपसे कभी वहाँ पे बात छेड़ी थी, ना डिस्कस की थी, और उधर ज़रूरत भी नहीं थी। उस वक्त हम रिकर्जन सीखना चाहते थे, मसला सॉल्व करना समझना चाहते थे। लेकिन अब वो चीज़ों करने के बाद हम थोड़ा जब एनालिसिस पे आते हैं तो हम एनालिसिस में, आपको पता है ना कि एल्गोरिथम्स ऐसे डिज़ाइन एल्गोरिथम का एक हमने एम पढ़ा था शुरू में, पहला लेक्चर आप मेरा याद करें तो वहाँ हमने एक बात की थी कि हमने ये चीज़ भी देखनी है कि एल्गोरिथम एफिशिएंट भी डिज़ाइन हो जाए किसी तरह से। एक प्रॉब्लम का अगर एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है तो उसका एफिशिएंट सोल्यूशन क्या होगा, उस पर भी थोड़ा सा हमें बात करनी चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि किसी प्रॉब्लम का एफिशिएंट सोल्यूशन भी बना सकें, ठीक है ना जी। अच्छा, अब जब ये चीज़ हमने थोड़ी सी इसको डिस्कस कर लिया तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये फिबोनाची ऑफ 4 5 दफ़ा आया है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फिबोनाची ऑफ 4 एक ही दफ़ा कंप्यूट हो जाए समहाउ, ठीक है, समहाउ एक ही दफ़ा कंप्यूट हो जाए। और यानी यहाँ पे तो मैंने लिखा ना रिकम्प्यूटेशन इज अगेन एंड अगेन, मैं ये कहता हूँ कि एक दफ़ा यहाँ कंप्यूट हो जाए और यहाँ इन 4 जगहों पे रीयूज्ड हो जाए अगेन अगेन, यानी रीयूज्ड फिबोनाची ऑफ 4 अगेन एंड अगेन। अगर ऐसा कुछ मामला हो जाए तो देखें, डोंट री इन्वेंट द व्हील हम कहते हैं ना। आपने एक दफ़ा एक चीज़ बना ली है, अब उसको रीयूज करें ना। साइकिल आपने एक दफ़ा बना लिया है, इन्वेंट कर दिया व्हील, अब उस व्हील को जहाँ जब ज़रूरत हो आप रीयूज करें। तो रीयूजिंग इज मोर ईजी देन कंस्ट्रक्टिंग द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन। यानी बार बार एक चीज़ को बनाना और फिर यूज़ करना, बनाना यूज़ करना, तो इसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं, और वही चक्कर इधर भी है, क्योंकि मेमोरी की जो कॉपीज़ यहाँ बनेंगी फिबोनाची 4 की वो बहुत ज़्यादा बनेंगी, तो बार बार आप मेमोरी की जो है ना स्पेस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, इसीलिए तो हमने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो है ना आपके रिकर्सिव एल्गोरिथम्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो ये सारी बातें अगर हमारे जहन में आ जाएं तो एल्गोरिथम्स वालों ने सोचा ये कि एक कोई ऐसी स्ट्रेटजी, एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजी नहीं डिवाइस की जाए कि जिसकी वजह से हम इस काम को रिस्ट्रिक्ट कर लें, और किसी तरह से हम फिबोनाची 4 की कॉल जब एक दफ़ा फर्स्ट टाइम आए तो उसको तो फर्स्ट टाइम तो हम कंप्यूट कर लें, लेकिन बार बार अगर वो दोबारा आता है तो फिर उसकी कंप्यूटेशन से जो रिजल्ट आया उसको हम स्टोर कर लें किसी टेबल में, ठीक है, और उस टेबल से फिर बार बार जब कभी वो कॉल होता है तो उसको वहां से रीयूज कर लिया करें। जैसे ये हम कहते हैं ना, हम घर में कुछ शेल्फ बनाते हैं, शेल्फ में हम वो चीजें कंपोनेंट्स बना के, कुछ चीजें बना के हम रख लें, और जब भी उस शेल्फ से हमें कुछ कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं उस चीज को वहां से उठा लिया करूं, रीयूज कर लिया करूं वहां से उठा के, और उसको वापस जो है ना फिर शेल्फ में रख दिया करूं। अगर कुछ ऐसा हम काम कर लें तो मेरा ख्याल है हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो अभी मैं इशारात कर रहा हूँ, फॉर्मल बातें तो मैं आगे करूंगा, मैं इशारात यही करना चाह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी है डायनामिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी,
वो इस पे ही काम करती है कि अगर आपके रिकर्जन में बैक एंड पे मल्टीपल कॉपीज किसी चीज की बन रही हैं and they are taking too much time and space, so we should rather have some mechanism that we should reduce the time complexity by don't recomputing again and again same stuff. जब सेम स्टफ अगेन रिकम्प्यूट बार बार नहीं होगा, उसको रीयूज तो हम करेंगे एक दफा कंप्यूट करके, लेकिन रिकम्प्यूट नहीं करेंगे तो उससे स्पेस भी बचेगी मेमोरी की पीछे, ये कॉपीज नहीं बनेंगी, और साथ ही साथ टाइम भी बचेगा बनाने का, जो कंप्यूटेशन का टाइम है। यानी इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें तो फिबोनाची 4 की ये सारी नीचे जो ट्री फर्दर जनरेट हो रही है ये नहीं होगी, इसके नीचे जो होगी ये बाकी सब प्रॉब्लम भी बार बार नहीं जनरेट होंगे, तो सबका भला होगा। और इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा अगर आपने इस जगह एक दफा कंप्यूटेशन कर ली है। या लेट्स से आपकी रिकर्सिव कॉल पे डिपेंडेंट है कि आपने अगर फिबोनाची ऑफ n-2 पहले लिख दिया है और n-1 बाद में लिख दिया प्लस, तो बात एक ही है। तो उस सूरत में मे भी कि आप कहें कि नहीं जी सर पहले शायद ये वाली कॉपी हो, तो झगड़ा इस चीज का नहीं है कि फिबोनाची ऑफ कौन सी इसमें जो ना पहले, हम कहते हैं जो भी पहले हो गया, खुदा करे ये वाला हो जाए पहले कंप्यूट, ये पोर्शन कंप्यूट हो जाए। लेकिन अगर एक दफा हो गया तो फिर मैं बार बार इसको रीयूज तो करूंगा, रिकम्प्यूट करने से मुझे अपने आप को बचाना है, जो कि अब तक हमने नहीं किया कभी। फॉर्मली हमने ऐसा कोई कोर्स में, कोई पिछले कोर्सेज में ऐसी बात नहीं की। तो आज हम इस फॉर्मली इस मसले को डिस्कस करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है, इस रिकम्प्यूटेशन से बचा जा सकता है। अच्छा जी, तो यही बात अब जो मैंने जितनी की है ना सब कुछ, उसको आप इसको आसानी से पढ़ लें, समझ आ जाएगी आपको कि सिंगल रिकर्सिव कॉल to Fibonacci of n-1 results in one recursive call to Fibonacci of n-1। अब आप इस स्लाइड में देखें कि आपने Fibonacci of 8 दिए तो एक रिकर्सिव कॉल Fibonacci ऑफ जो है ना 7 की आएगी, ठीक है, n-1 की, लेकिन 2 रिकर्सिव कॉल्स होंगी Fibonacci of n-2 की। तो 2 का मतलब है कि Fibonacci of 6 एक जगह यहाँ आ रहा है और एक यहाँ रिपीट हो रहा है, तो 2 हो गई। इसी तरह फिर आगे चलिए, वो कहता है 3 रिकर्सिव कॉल ऑफ Fibonacci ऑफ 3, ठीक है ना जी, तो 3 होंगी। यानी देखें Fibonacci ऑफ 5 एक ये है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, 2 और एक ये है 3। तो ये जितना प्रॉब्लम छोटा होता जा रहा है कॉल्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो हर एक बड़े प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम में छोटे छोटे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी ये ट्री जो है ना, ये ट्री ये फजूल में बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह वो कहता है 5 रिकर्सिव कॉल्स टू Fibonacci एंड सो ऑन। तो ये बात तो मैं समझ आ गई कि ऐसा होगा। अब वो कहता है कि फॉर ईच कॉल वी आर रिकम्प्यूटिंग द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन, या सेम Fibonacci नंबर फ्रॉम स्क्रैच अगेन एंड अगेन। ये कर रहे हैं हम। Fibonacci 3 एक जगह किया, उधर दूसरी जगह भी आया तो वहां भी किया, तीसरी जगह रिफ्लेक्ट हुआ तो वहां भी किया, करते गए। वो कहता है ये आपकी जो हमने बात की कि वी कैन अवॉइड दिस अननेसेसरी रिपीटेशन बाय राइटिंग डाउन द रिजल्ट्स ऑफ रिकर्सिव कॉल्स एंड लुकिंग देम अप अगेन इफ वी नीड देम लेटर। हम कर ये सकते हैं कि हम एक दफा कहता है कंप्यूट करके इसको एक जगह स्टोर कर लेते हैं, ठीक है जी, और जब दोबारा ये प्रॉब्लम रीअकर होगा तो उधर से जब ये रीअकर होगा तो इससे हम इसको उठा के इसके रिजल्ट को उधर इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। और इस काम का नाम ये जो मैंने कहा है कि डोंट रिकम्प्यूट द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन, बराबर एक दफा कंप्यूट करके उसको वहां स्टोर करके उससे फिर उठा के रीयूज कर लेना उस रिजल्ट को, इस सारे प्रोसेस का नाम है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेमोराइजेशन। एक होता है ना जैसे हम कहते हैं मेमोराइजेशन, ये उसी तरह ही है, मेमोराइज कर लेना। यानी हम कहते हैं इसका रट्टा लगा लो, जब भी कभी दोबारा ये मसला आया तो आपने मेमोराइज किया और फौरन आप जवाब देंगे। फर्स्ट टाइम शायद आप रिकम्प्यूट करेंगे, लेकिन अगर वही बात दोबारा कोई पूछेगा तो आप रिकम्प्यूट नहीं करेंगे, वो आपको जवाब याद है उसका, आप कहेंगे ये इसका जवाब है। मेमोराइजेशन है ना, उसी से मेमोराइजेशन निकला है कि आप इसको मेमोराइज कर लें, यानी डाटा को जो है एक दफ़ा कंप्यूट करके स्टोर कर लें किसी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में, किसी डाटा स्ट्रक्चर में, और बाद में उधर से फिर उठा के रीयूज कर लें। तो ये अब बैक एंड थीम आपको मैं बता रहा हूँ, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी, जिसको मैं इन शॉर्ट डीपी स्ट्रेटेजी कहूँगा, डी फॉर डायनेमिक और पी फॉर प्रोग्रामिंग। तो डीपी स्ट्रेटेजी में ये बैक एंड पे हमें काम जो है वो करना पड़ता है।
अच्छा, अब here is the algorithm with the memoization। तो अब हम देखेंगे कि वही जो हमने पिछले एल्गोरिथम डिस्कस किया है ये वाला, इसमें जो मसला था, जो ट्री जनरेट होती थी नीचे फर्दर फिर 6 और 5 की, और इसके नीचे फिर 5 और 4 की, तो इसमें सेम प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। इससे बचने का हम एक जो है ना अब एक एल्गोरिथम देखते हैं कि कैसे बचा जा सकता है। तो मैंने पिछले एल्गोरिथम में अगर आप गौर करें ना, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है और एक इफ डाल दी है, और उस इफ में हमने क्या लिखा है अगर आप गौर करें, बाकी ये स्टेटमेंट वहाँ सेम है, उसी तरह ही है, ठीक है। ये वाला काम भी तो करना ही करना है हमने, क्योंकि जब दो टर्म्स पिछली ऐड होंगी रिकर्सिव कॉल्स के रिजल्ट्स पे तो तीसरी कंप्यूट होगी। लेकिन हमने ये किया है कि हमने कहा एक एरे बना लो तुम। अब ये वो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने इशारात किए थे अभी, कि मैं एक टेबल या एक एरे बना रहा हूँ जिसमें मैं सारे फिबोनाची के रिजल्ट स्टोर करूंगा, ठीक है ना जी। एरे में 0 1 2 3 ये तो इंडेक्सेस हो गए, और अब आप जनाब इसमें वो कहता है शुरू में तो ये अनडिफाइंड है ना लोकेशंस, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आस्ता आस्ता ये जो है ना डिफाइन होना शुरू होंगी। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 3 भेजता हूँ शुरू में, तो 3 इज लेस देन 2 फॉल्स, तो ये हम कहते हैं कि एफ ऑफ 3 इज अनडिफाइंड। तो यस, एफ ऑफ 3 तो अनडिफाइंड है, तो वो नीचे आएगा और वो कॉल दे देगा किसकी, एफ ऑफ 2 की, इसी फंक्शन को, और अगली कॉल इसको जनाब दे देगा एफ ऑफ 1 की, ठीक है। अब जब एफ ऑफ 1 आएगा, ठीक है ना जी, तो जब वो ऊपर जाएगा तो 1 इज लेस देन 2, तो रिटर्न 1 हो जाएगा, ठीक है। जब रिटर्न 1 यहां से आएगा और फिर फिबोनाची ऑफ 2 जो है ना ये फर्दर किस में जाएगा, 1 और 0 में। तो 1 और 0 में जब जाएगा तो ये 1 जब आएगा, ठीक है, तो जब 1 आएगा तो एफ इधर आएगा 1 इज लेस देन रिटर्न 1, और जब 0 आएगा तो वो कहेगा रिटर्न। तो आप मुझे बताइए कि फिबोनाची ऑफ 2 के लिए सबसे पहले यहां से बैक ट्रैक होके 1 मिलेगा इस जगह, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 मिलेगा, ठीक है ना जी। तो फिबोनाची ऑफ 2 में लेट से उसने 1 रख दिया, क्योंकि इन दोनों का सम होगा ना, 1 + 0 इज 1। फिबोनाची ऑफ 2 इनिशियली आप ये ना इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं कि आपने इन दोनों को पहली वैल्यूज तो हमने कहा था ना कि वो तो इनिशियलाइज करनी पड़ेंगी। ये दोनों लोकेशन जो है ना उसने क्या कर दी, उसने क्या किया कि इनिशियलाइज थी, और यहाँ पे जनाब एफ ऑफ 2 आया। एफ ऑफ 2 को उसने जब एफ ऑफ 1 कंप्यूट किया तो उसने रिटर्न 1 यहाँ से किया। जब 0 की लिए कॉल ली तो वो भी 0 भी लेस देन 2 है, उसने रिटर्न वही n0 किया। और फिर इन दोनों ने पिछली कॉपी को जब अपने रिजल्ट दिए फिबोनाची ऑफ 2 की कॉपी में जब आप बैठे थे, तो यहाँ पे रिटर्न इसको एक साइड से 1 मिला, ठीक है ना जी, और एक साइड से उसको लेट से इस साइड से फिबोनाची ऑफ 2 से लेट से 1 मिला, और इधर से जनाब उसको 0 मिला। 0 + 1 जब उसने किया तो 1 आया, और उसने उसको फिबोनाची की उस इंडेक्स 2 पे यानी रख दिया उसी 1 को। तो ये आपकी जो है ना पहली यानी टर्म जनरेट हो गई, यानी तीसरी टर्म एक्चुअली, लेकिन जो कोड ने जनरेट की है पहले 2 की बुनियाद पे वो जनरेट हो गई। अच्छा, अब जरा देखिए ये, अब मैं इसको मिटाता हूँ सारी इस लाइनों को, और मैं ये कहता हूँ कि देखें आपने एक इफ लगाई है, इफ एफ ऑफ एन इज अनडिफाइंड। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये जो काम किया इसमें आपकी 0 1 और 1 ये लोकेशंस यानी 0 1 2 लोकेशन डिफाइन हो चुकी है। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी इसमें अब डाटा आके बैठ चुका है, लेकिन जो आगे लोकेशंस हैं वो अभी डिफाइन नहीं है। तो अब क्या कर रहा है आपका ये कोड, जब भी कोई रिकर्सिव कॉल में कहीं इसने एफ ऑफ 1 जनरेट किया, या कहीं एफ ऑफ 2 जनरेट हुआ, या 0 जनरेट हुआ, और वो ऑलरेडी उसमें वो जब इस इफ में आएगा और वो जब पूछेगा कि एफ ऑफ 0 इज डिफाइंड, वो कहेगा यस, उसमें तो डाटा पड़ा है ऑलरेडी। 1 जो है वो एफ ऑफ 1 डिफाइंड है, यस है, तो इस रिकर्सिव कॉल में वो नहीं घुसेगा, यानी वो रिपीट नहीं करेगा इसके लिए रिकर्सिव कॉल दोबारा इस कोड में, क्योंकि आपने इस रिकर्सिव कॉल्स को मशरूत कर दिया है इस इफ के साथ। और वो इफ जो है ना वो चेक है, वो पीछे बैठी हुई है कि पहले मुझे बताओ ये कि इस इंडेक्स पे, इस एरे एफ के इस फलाने इंडेक्स पे डाटा पड़ा। तो वो अब उसको क्या पता कि पीछे की, मैंने जैसे कहा था कि एक रिकर्सिव कॉपी को दूसरी ब्रांच की रिकर्सिव कॉपी का नहीं पता, यानी एक कॉपी को ये नहीं पता कि फिबोनाची ऑफ 1 अगर यहाँ का 0 कंप्यूट हो चुका है और यहाँ 1 हो रहा है, तो इस 1 फिबोनाची ऑफ 1 को नहीं पता कि पहले ये काम ये कर चुका है। तो अगर ये वाली ब्रांच में फिबोनाची ऑफ 1 और 0 कंप्यूट होके वो उस एरे में जाके बैठ चुके हैं वो 0 और 1,
तो जब ये 1 की बारी आएगी तो ये वो दोबारा सेम स्टफ अगेन एंड अगेन कंप्यूट नहीं करेगा। हाँ, 2 के लिए कॉल चली जाएगी लेकिन 3 के लिए वो नहीं भेजेगा कॉल, ठीक है ना जी। तो वो वहां से उसको उठा लेगा और वहां से उसको जमा कर लेगा और रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे अब आप देखिए कि इस कोड में मैंने एक छोटा सा चेक का इजाफा करके जो आगे इंटेलिजेंट कोड थोड़ा लिख लिया, तो उसमें हुआ ये कि उसमें जो है आपका क्या हो रहा है, आपका जो सेम स्टफ है, यानी एक दफा जो कंप्यूट हो चुका है जो स्टफ, यानी जो फिबोनाची की सीक्वेंस कंप्यूट हो चुकी है, वो दोबारा कंप्यूट नहीं हो रही। एक दफा कंप्यूट होकर वो रख ली, और जब कभी कोई लोकेशन अनडिफाइन होगी, यानी जो ये आगे हैं, तो फिर इस इफ में वो घुसेगा, क्योंकि उसमें आपने सूडो कोड में लिखा है ना, इफ एफ ऑफ एन इज अनडिफाइंड। मतलब ये सूडो कोड्स हैं, ठीक है ना। आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो फिर तो आप एफ ऑफ एन नॉट डिफाइन अनडिफाइन के लिए कोई लॉजिक लगाएंगे छोटी मोटी कि भाई कोई वैल्यू है या नहीं है, कोई इंटीजर स्टोर है इस लोकेशन पे कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये अभी अनडिफाइन है एक किस्म का, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मैं उस डिटेल में, प्रोग्रामिंग डिटेल में नहीं जाना चाहता। हम फोकस होना चाहते हैं कि हमने अपना टाइम कैसे जो है ना बचाना है और रीकम्प्यूट नहीं करना सेम स्टफ को अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो बहरहाल ये कोड भी मेरा ख्याल है आपको सिंपल आ गया। अब इस कोड में मैंने क्या किया है कि मैं बच गया हूँ रीकम्प्यूटेशन से, तो इसलिए ये मेमोराइजेशन बेस्ड एल्गोरिथम हुआ। मेमोराइजेशन मैंने क्या कहा कि मैं उसके रिजल्ट्स को किसी टेबल में, टेबल ये एरे है मेरी बेसिकली, इस टेबल में मैंने इसको स्टोर कर दिया, और अब जब भी कभी ज़रूरत होगी तो मैं यहीं से वो डाटा उठा के अगली वैल्यूज़ को कंप्यूट करूंगा। तो मैं इन लोकेशंस को बार बार कंप्यूट अब नहीं करूंगा जो एक दफ़ा यहाँ हो जाएंगी, ठीक है जी। सो वो कहता है कि if we trace through the recursive calls to memfib, we find that array f gets filled from bottom up fashion। bottom up का मतलब ये है कि अगर आप और करें इस array को, इस array में पहले 0 और 1 इंडेक्स, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इंडेक्स फिल होगी, ऐसे होगी। बात समझ आ रही है। मसलन अगर फिबोनाची ऑफ 8 की आपने कॉल दी है तो जरा जाके देखना, आप जिन जिन लोगों को मेरे रिकर्सिव रासिख है ना दिमाग में, क्लियर है, वो समझ रहे होंगे मेरी बात कि फिबोनाची ऑफ 8 में जब ट्री की ब्रांचिंग बनेगी तो फिबोनाची ऑफ 7 6 की बनेगी। तो वो तो जाहिर है फिबोनाची ऑफ 7 हो जाए, ये 5 6 7 8, तो फिबोनाची ऑफ 8 अगर आपको चाहिए तो 6 और 7 तो भी डिफाइन नहीं है। तो फिर ये रिकर्सिव कॉल्स किसकी देगा, 5 और 4 के लिए देगा, वो भी डिफाइन नहीं है, तो वो भी रिकर्सिव कॉल लेगा। तो ये जब लीफ पे जो आपकी फिबोनाची ऑफ 0 और 1 पे बात पहुंच जाएगी, तो वहां पे तो 0 और 1 आपने इनिशियली डिफाइन किया हुआ इन दोनों को, शुरू में 2 टर्म्स तो मुझे आप देंगे ना जो कि इस अरे में रखी होंगी। तो जब ये दोनों का सम जिस कॉपी में हो जाएगा सक्सेसफुली 0 और 1, तो तब फिबोनाची ऑफ 1 मेरे पास जनरेट होगा। यानी कहना चाहिए कि फिबोनाची ऑफ 2, यानी सेकंड इंडेक्स पे ये 1 आके बैठेगा पिछली 2 के सम से। तो अगर आप गौर करें ये ब्रांचेस बन रही हैं, आखिरी ब्रांच पे 0 1 पे जब आप कंप्यूट करके, तो जब पीछे बैक ट्रैक होंगे तो फिबोनाची ऑफ 2 में जाके आपकी ये वैल्यू आके बैठ गई। लेकिन जो ही ये वैल्यू बैठी, तो अगर नेक्स्ट ब्रांच में भी कहीं फिबोनाची ऑफ 2 दोबारा कंप्यूट होगा तो उस दिन 0 और 1 में जब वो आएगा तो वो तो ऑलरेडी डिफाइन है, तो ये 2 वाली ब्रांच नहीं चलेगी आपकी इधर। फिबोनाची ऑफ 3 से जब आप 2 और 1 की कॉल देंगे तो 2 की कॉल में अनडिफाइन नहीं होगा, वो डिफाइन होगा, तो वो इस ब्रांच को नहीं चलाएगा, बल्कि सिर्फ जो ब्रांच में जो वैल्यू अभी अनडिफाइन है वो चलेगी। लेकिन ये एरे फिल कैसी होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप गौर करें ये लेफ्ट टू राइट फिल होगी। पहले 0 1 इंडेक्स तो आपने बेसिकली फिल किया हुआ है, और 2 3 4 5 6 इंडेक्स ऐसे ये फिलिंग होगी। तो फाइनली जाके फिबोनाची ऑफ 8 आखिर में जाके यहाँ कंप्यूट होकर बैठेगा। ये वही है ना कि बैक ट्रैक जब ट्री में आप होते हैं नीचे से, तो फाइनल जो रूट पे आपका जो काम अगर कुछ होना है वो आखिर में होगा। और इसकी एक यूनिट हिंट या टिप ले लें, वो जो हमने डिस्कशन सारी की थी मर्ज सॉर्ट में, तो मर्ज सॉर्ट में हम प्रॉब्लम को ऊपर से टॉप डाउन फैशन में तोड़ते थे, टॉप से बॉटम जाते थे ना, टॉप डाउन, और फिर बॉटम अप में हमने यानी नीचे से ऊपर जाते हुए हमने मर्ज किया था लिस्टों को। तो फाइनली जो सॉर्ट एरे मुझे मिली थी वो आखिरी कॉपी में मिली थी, इधर से नहीं मिल गई थी। इधर तो सब लिस्टें सॉर्ट हो रही थी। इसी तरह यहां हम ये कहेंगे कि इधर तो वो नीचे जो पहले लोअर इंडेक्स पे जो वैल्यूज हैं फिबोनाची टर्म्स, पहली टर्म जनरेट होनी थी वो यहां हो गई, फिर थोड़ी ऊपर पे वो दूसरी टर्म यानी सेकंड इंडेक्स के बाद तीसरा इंडेक्स वाली डाटा फिल हुआ 8वें। तो 8वीं की कॉपी के जब नंबर आया फिबोनाची ऑफ 8 का, तो उस वक्त
वो आखिर में फिल होगा। यानी वो ये इस बात को अब कह रहा है इन अपने अंदाज में कि ये जो एरे फील्ड है दिस गेट्स फिल्ड इन बॉटम अप फैशन। बॉटम अप का क्या मतलब है कि बॉटम से अप, यानी छोटे इंडेक्स से बड़े इंडेक्स पे फिलिंग होगी, ठीक है। या अगर ट्री का ज़हन में आप स्ट्रक्चर लाते हैं तो मतलब कहने का उसका ये है कि नीचे से ऊपर, यानी जब आप जो लीव्स होते हैं ट्री के वहां से जब ऊपर आएंगे तो पहले उन जो लोकेशंस पे जो फिलिंग होनी है वो वाली फिलिंग पहले होगी। बट आई होप कि अगर तो रिकर्जन आपके जहनों में एक बड़ी क्लियर है, रासिख है, आपने इम्प्लीमेंटेशन डाटा स्ट्रक्चर में सीरियसली की थी, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की ट्रीज इम्प्लीमेंट किए थे, तो मेरी ये बात इतनी तफसील की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने तफसील फिर भी दी है कि चलो अगर किसी को थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो तो कन्फ्यूजन ना रहे उसके जहन में, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब ये बात भी हो गई तो ये बात आपने समझ ली कि इस कोड में हमने थोड़ा सा जो है ना इम्प्रूवमेंट लिया है। अच्छा, जब आपने ये कोड कर लिया तो अब इसी कोड का एग्जैक्ट रेप्लिका मैं इसका इटरेटिव सोल्यूशन भी अब लिख सकता हूँ। वो भी मेमोराइजेशन बेस्ड ही सोल्यूशन होगा कि उसमें मैं हर इंडेक्स को बार बार नहीं कंप्यूट करूंगा। तो मैं अब इसका जो है ना इटरेटिव सोल्यूशन में अगर इसको मैं मैप कर देता हूँ तो हम कहते हैं वो हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल फॉर लूप से इस कोड को। तो वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ। और वो कहता है दिस इज अ वेरी फर्स्ट एक्सप्लिसिट डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम। और डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम बेसिकली जिसमें वो होता है जिसमें रिपीटिशन नहीं होती, ठीक है ना। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ रिकर्जन विदाउट रिपीटिशन। और जो है ना प्रॉब्लम्स जो छोटे छोटे ओवरलैप नहीं हो रहे, यानी इधर अगर फिबोनाची ऑफ 2 आ रहा है और इधर 2 आ रहा है तो आप इन दोनों को कंप्यूट नहीं कर रहे, एक को करेंगे बस। जिसको भी पहले कर लिया उसने वो इंडेक्स फिल कर दिया, अब जब इसके ऊपर कॉल आएगी नेक्स्ट तो वो उसको नहीं फिल करेगा, वो ऑलरेडी फिल्ड है, वो जो आपने चेक लगाया है ऊपर। तो अब उस कोड को अगर मैं इसका इटरेटिव सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया 2 वैल्यूज, वही एफ एरे जो मैंने ऊपर दिखाई है, ये एफ एरे है, ये 0 और 1 इंडेक्स देखें, इसने 0 और 1 इंडेक्स में 0 और 1 लिख दिया। फिर फिबोनाची ऑफ 2 से, यानी वो 2 से n तक स्टार्ट हुआ, यानी इंडेक्स नंबर 2 से लेके वो ऑनवर्ड n तक जा रहा है, n एलिमेंट्स हैं लेट्स से अगर इस एरे में। और वो कहता है कि सीधी सी बात है भाई, फिबोनाची ऑफ i में आप डाल लें उसके पिछले बॉटम अप फैशन में, यानी पिछली 2 टर्म्स का सम लेके उसको फेल कर दें। यानी अगर फिबोनाची ऑफ 2 आपने यहाँ कंप्यूट करना है तो i की वैल्यू अगर 2 है तो i-1 का मतलब है 1 और i-2 का मतलब है 0। तो फिबोनाची ऑफ 0 में क्या है 0 और फिबोनाची ऑफ 1 में क्या है 1, तो 0 + 1 = 1, तो वो आ जाएगा फिबोनाची ऑफ 2 में। तो यहाँ पे आपने वो 1 भी स्टोर कर दिया एंड सो ऑन। आप लूप चलाते जाएं, ये लूप जो है ना सिंपली जो है ना उसको फिल कर लेगी, आपकी जो है ना मसला जो है ना आपका जो है ना वो सॉल्व कर देगी, ठीक है। और वो इस तरह से बॉटम अप फैशन में आपकी वो एरे जो है वो कंप्यूट हो जाएगी और फिबोनाची सीक्वेंस उसमें जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसमें देखें आपने कोई इंडेक्स पे वैल्यू बार बार नहीं लिखी। एक दफ़ा जो आपने एक इंडेक्स को प्रोसेस कर लिया तो प्रोसेस करके उसमें डाटा रख लिया, तो अब आपने दोबारा उसको डाटा को छेड़ा नहीं है या फिल नहीं किया, उसके ऊपर ओवरराइटिंग नहीं की। जब ये नहीं किया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने जो रेपिटेशन थी रिकर्जन में, ओरिजिनल जो सोल्यूशन था वो आपने अवॉइड कर दी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं इस चीज़ की है कि अब टाइम क्या लगा। अब देखें ये एल्गोरिथम तो बड़ा सिंपल है ना, इसका तो रनिंग टाइम आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम ये लेगा, क्योंकि इसमें एक फॉर लूप है 2 to n तक चल रही है। तो ये तो अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका तो सिर्फ n ऑपरेशंस हैं वर्स्ट केस में, और ये ऑर्डर एन टाइम ये लेगा। लेकिन पीछे जो एल्गोरिथम था ओरिजिनल, यानी ये द वेरी फर्स्ट एल्गोरिथम, इसका रनिंग टाइम क्या होगा? तो इसका रनिंग टाइम थोड़ा ट्रिकी है। वजह ये है कि आपने इसकी कोई फिबोनाची ऑफ 8 देते हैं या 6 देते हैं तो ये देखें ना इसके नीचे ब्रांचें बन रही हैं। अब ये देखें यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल आपने कहा अगर 8 दिया तो एक 7 की होगी, 2 फिर 6 की होंगी, 3 फिर 5 की होंगी। तो ये तो देखें कोई एक सीरीज सी जनरेट होगी कोई अजीब सी के, देखें पहले एक है फिर जमा इसकी जो है ना 2 कॉलें हैं, फिर 3 कॉलें हैं प्लस फिर 5 हो गई एकदम, दरम्यान में 4 खा गए आप।
आगे आप जाएंगे ना तो ये सीक्वेंस ये कहेगी 8 है, फिर कभी कहेगी 11 है, इस तरह से ये चलता है। तो ये सीरीज जो है ना इतनी, यानी ये एक जेनेरिक सीरीज नहीं है हमारे पास जो जनरेट होगी इससे। और ये सीरीज जो है ना जितना प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, फेबोनाची बड़ा होगा, उतनी बहुत ज्यादा छोटे सब प्रॉब्लम बार बार आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये काइंड ऑफ एक इसकी ग्रोथ जो है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाएगी कि ये जो ना आप एक जितना प्रॉब्लम बड़ा किए जा रहे हैं उतने छोटे प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व किए जा रहे हैं, बार बार किए जा रहे हैं। तो बाल एम्पेरिकल रिजल्ट्स जो होते हैं ना, हमने कहा था कि समटाइम्स हम एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पे मुख्तलिफ इनपुट्स के साथ जब लेते हैं तो इसका जो रनिंग टाइम निकलता है, बाय कंट्रास्ट वो कहता है द ओरिजिनल रिकर्सिव एल्गोरिथम टेक्स थीटा ऑफ 5 पावर n टाइम, एंड थीटा की वैल्यू जो आइडेंटिफाई की गई है मैथमेटिकली वो है 1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1.618। यानी इसका रनिंग टाइम जो ओरिजिनल वर्जन है उसका है थीटा ऑफ 5 की वैल्यू 1.618 पावर n। ठीक है, अब मुझे बताइए ये कि ये 1.6 जो है ना ये थीटा 2 पावर n के लगभग ऑलमोस्ट करीब है। और ये 2 पावर n आप मुझे बताइए, ये आप पढ़ चुके थे टावर्स ऑफ हनोई का टाइम जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कराया था। टावर्स ऑफ हनोई का रफली टाइम इतना था। अब मुझे बताइए कि वो तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था, वहां भी याद करें टावर्स ऑफ हनोई भी हमने कहा था ये तो बड़ा एक्सपेंसिव एल्गोरिथम है अगर हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले एल्गोरिथम लिखने पड़ गए। तो अब हम यहाँ पे भी यही कहते हैं कि हमें ये जो ओरिजिनल वर्जन है इस फेबोनाची प्रॉब्लम का ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर लार्ज इनपुट्स। स्मॉलर इनपुट्स में तो चलें, आपकी मशीन पे भी वो इतना टाइम लेगा नहीं, स्पेस भी आपको फील कुछ नहीं होता, आउटपुट आ जाता। बड़ा प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ा कर देंगे और फिर वो वाला वर्जन देंगे तो उसमें तो सेम स्टफ रिकम्प्यूट बार बार होगा 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 होगा, ट्री बनेगी बड़ी ह्यूज। तो मे बी कि आपके रिसोर्सेज मेमोरी के एग्जॉस्ट हो जाएं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगे। इसलिए इस तरह के एल्गोरिथम्स का हल हमने वो कहता है कि ये निकालेंगे कि हम इस तरह के एल्गोरिथम का मेमोराइजेशन बेस्ड सोल्यूशन लिखेंगे। जो हमने ये लिखा है मेमोराइजेशन के ऊपर बेस करके पहले ये लिखा, और फिर उसकी बुनियाद पे मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद तेज़ करने के लिए क्या किया कि इसको मैंने कहा एग्जैक्टली हम मैप जिस तरह से इसमें रे फिल हो रही थी उसी तरह रे हम एक अट्रेटिव सोल्यूशन अगर लिख लें तो जनाब उसमें मज़ीद अट्रेटिव सोल्यूशन हमें पता है कि वो फिर वो रिकर्सिव एल्गोरिथम से और भी तेज़ हो जाते हैं। तो हम उसी तरह से उस एरे को फिल करके इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। लिहाजा अब अगर यहाँ तक की अब तक की डिस्कशन को हम अगर बेस बना के बात करें तो हमें ये समझ आई कि जो ओरिजिनल वर्जन था इस प्रॉब्लम का, ठीक है, वो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव और उसका जो रनिंग टाइम है वो भी हद दर्जे बहुत ज़्यादा है, और यानी कि इट टेक्स टू मच टाइम। और जो आपका जो उसके मुकाबले में आपने ये एल्गोरिथम लिखा है, ये जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है या जो मेमोराइजेशन पे बेस कर रहा है, दैट टेक्स लॉट्स ऑफ जो है ना रिड्यूस्ड टाइम इसमें हमें मिलता है। कहाँ ऑर्डर एन और कहाँ ऑलमोस्ट थीटा टू टू द पावर एन या 1.6 पावर एन नियर टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये। तो बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू रनिंग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब हम आते हैं कि ये हमने किया क्या है। अब वो डायनामिक प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा आते हैं। यानी ये कह रहा है कि दिस इज आवर फर्स्ट एक्सप्लिसिट डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, ये हमारे सामने है, क्योंकि इससे एफिशिएंट सोल्यूशन आप उसका नहीं दे सकते। लेकिन अब हमने थोड़ा अब ये जो है ना इस पे बात करनी है कि रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम मुझे अगर दिया जाए कि इसको किसी एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी से सॉल्व करो जो कि ज्यादा एफिशिएंट हो, जिसकी वजह से इसका टाइम बहुत कम हो जाए। तो अब जितनी है ना बैग ऑफ ट्रिक्स, मेरे पास बैग ऑफ ट्रिक्स हैं, एल्गोरिथम्स का एक बैग है, उसमें ट्रिक्स हैं। डीपी स्ट्रैटेजी, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी, ग्रीडी स्ट्रैटेजी, प्रून आंसर, जेनेटिक एल्गोरिथम, ये ट्रिक्स हैं। मैं ये देखूंगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये किस ट्रिक से एफिशिएंटली सॉल्व होता है, ठीक है, किस एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी से एफिशिएंटली सॉल्व होता है। लेकिन जाहिर बात है जब मैं उसको साबित करने की कोशिश करूंगा कि ये इस जो है ना से एफिशिएंटली सॉल्व होता है, इस एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी से एफिशिएंटली सॉल्व होता है, तो मेरे पास कुछ ग्राउंड होने चाहिए अपनी बात को साबित करने के लिए, कोई
ग्राउंड रियलिटीज होनी चाहिए। या कोई ऐसी खसलतें मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी इस प्रॉब्लम में, कुछ प्रॉपर्टीज निकालनी पड़ेंगी जिसके बुनियाद पे मैं श्योर हो जाऊंगा कि यस एफिशिएंट सोल्यूशन लाइज इन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, लेट्स से, या एफिशिएंट सोल्यूशन ऑफ दिस रियल लाइफ प्रॉब्लम जो आपने मुझे दिया है, दिस लाइज इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी, या दिस लाइज इन ग्रीडी एल्गोरिथम्स। तो मुझे उस अप्रोच से अगर मैं इसको करूंगा तो वो ये इसका डेफिनेटली एफिशिएंट टाइम ही आएगा। लेकिन फिर वो क्या होगा, तो अब हम जरा डिस्कशन उस तरफ लेके जाते हैं कि कैसे किसी प्रॉब्लम को आप साबित करेंगे कि दैट इट इज अ वेरी गुड कैंडिडेट टू बी सॉल्व्ड यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी। एडवांस में उसके अंदर क्या ऐसी खसलतें, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिसकी बुनियाद पे आप फौरन फैसला सुना देंगे कि यस, चूंकि ये 2 खसलतें या ये 4 खसलतें या ये 8 खसलतें वगैरह वगैरह ये इसमें हैं, इस प्रॉब्लम में, इसकी नेचर में छुपी हुई है, लिहाजा अब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग या फलाने स्ट्रेटेजी से एफिशिएंटली सॉल्व हो सकता है। तो अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए आसान सी जो बात अभी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि 2 खसलतें होती हैं, जिस पे मैं बाद में बात करूंगा, कि अगर वो 2 प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉपर्टीज या खसलतें किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम में आपको नजर आ गई तो अब आप कहेंगे कि यस दिस प्रॉब्लम इज अ वेरी गुड कैंडिडेट टू बी सॉल्व्ड यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब वो क्या है तो मैं आस्ता आस्ता उस पर बात लेके जाता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी की जो ना बुनियाद और ये मिसाल जो है इससे थोड़ी सी समझाने की कोशिश की है। ये मिसाल आपने जहन में रखनी है और इसमें फिर जब मैं वो खसलतें बताऊंगा तो इसमें भी फिर बाद में मैं इसको रेफ़र करूंगा कि इस मिसाल में याद है वो चीज़ थी, उसको हमने कैसे किया था, तो फिर आपको और भी बात इंशाल्लाह समझ आएगी। अच्छा जी, तो इन वन वर्ड या इन वन सेंटेंस वी कैन से दैट डीपी इज बेसिकली एसेंशियली रिकर्जन विदाउट रेपिटेशन। रिकर्जन अगर है भी बट उसमें रेपिटेशन नहीं है, सेम स्टफ दोबारा नहीं कंप्यूट होगा, सेम सब प्रॉब्लम, जैसे फिबोनाची ऑफ 8 का सब प्रॉब्लम क्या है, फिबोनाची ऑफ 6 7 5 4 3। अब इसमें जो भी फिबोनाची का जो सब प्रॉब्लम है वो कहता है अगर दोबारा वो रीअकर हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू कंप्यूट दैट प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, रादर आई एम गोइंग टू रीयूज द प्रीवियसली कंप्यूटेड रिजल्ट ऑफ दैट सब प्रॉब्लम और उसको मैं रीयूज करके अपना मसला हल कर दूंगा। ठीक है, तो डेवलपिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम जनरली इन्वॉल्व्स 2 सेपरेट स्टेप्स। अब वो कहता है वो 2 स्टेप्स होते हैं, उसमें बुनियादी तौर पे क्या होते हैं, आप सबसे पहले फॉर्मुलेट प्रॉब्लम करें रिकर्सिवली। अभी हमने देखा है ना, मैंने मिसाल से शुरू किया, अभी आपने फिबोनाची में देखा है ना कि हमने फॉर्मुलेट किया प्रॉब्लम को रिकर्सिवली, फॉर्मुलेट किया मतलब डिजाइन किया। और फिर वो कहता है राइट डाउन अ फॉर्मूला फॉर द होल प्रॉब्लम, यानी फॉर्मूला फॉर द होल प्रॉब्लम कि वो डिवाइड कैसे करेंगे आप बार 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 बार, सब प्रॉब्लम कितने बनेंगे, आधे कम करेंगे, एक एक कम करेंगे, वो मतलब वो आप सारा सोचेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बनाएंगे और फिर ऑफ द होल प्रॉब्लम एज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स टू द स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, और फिर स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी आपके पास होने चाहिए, यानी जिसको हम बेस केस कह सकते हैं कि बेस केस भी फिर मुझे पता होगा कि अगर मैंने इस प्रॉब्लम को तोड़ना है तो इसकी बेस केस क्या होगी, यानी ये कहाँ जाके रोकेगा, जहाँ से ऑनवर्ड फिर इसकी मजीद जो है ना री कॉलिंग या मजीद कॉपियाँ रिकर्जन की नहीं बनेंगी। ठीक है, वहाँ पे रुक जाएगा प्रॉब्लम और वहाँ से फिर बॉटम अप फैशन में आप वापस लौटेंगे। फिर वो कहता है कि बिल्ड द सोल्यूशन टू द रिकरेंस। अब ज़ाहिर रिकरेंस का लफ्ज़ इसने इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम बात कर रहे हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम्स की, और रिकर्सिव एल्गोरिथम्स में हमने क्या कहा कि रिकरेंस रिलेशन तो होगा, रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के वो 3 तरीके भी जो बुनियादी, चौथा भी मैंने वैसे इशारतन करा दिया था आपको क्विक शॉर्ट में, अट्रेटिव सोल्यूशन उसको कहा जाता है, यानी आप उसको वेब पे जाएंगे आप लिख सकते हैं कि जनाब सॉल्विंग रिकरेंस यूजिंग अल्ट्रेशन मेथड, तो वो उसमें वही आएगा कि वो मैंने जो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ की थी और उससे मैंने जो है ना क्विक सॉर्ट को सॉल्व किया था। तो बहरहाल बिल्ड सोल्यूशन करें टू द रिकरेंस विद फ्रॉम बॉटम अप यानी नीचे से जब रिकर्सिव कॉपी से आप लॉट के ऊपर आएंगे तो उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व होगा फिर। और अगर इस मिसाल में देखें तो एफ ऑफ एन को आपने बॉटम अप फैशन में रिकर्जन में फिल किया, इस पिछली मिसाल में ये मतलब है, यानी कि 0 1 आपने पहले बेस केस
सेट किया मैं बेसिस, 0 इंडेक्स पे 0 फिबोनाची की पहली टर्म और 1 पे 1, और फिर बॉटम अप में फिल होता है, यानी सेकंड इंडेक्स पहले कंप्यूट होगा, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स तो कंप्यूट हो ही नहीं सकता जब आप तक आपने 3 और 2 और 1 और 0 ना किए हो, क्योंकि वो तो पिछली 2 टर्म्स को ऐड करेगा। तो लिहाजा से जो हमने जितने भी एल्गोरिथम बनाए हैं उसमें हमने क्या किया, बॉटम अप, नीचे से ऊपर हमने फिलिंग की है। एरे की भी और ट्री में भी अगर बात करें तो हम बॉटम अप फैशन में पहले निचले मसले को सॉल्व करके ऊपर टर्म निकालते हैं, फिर उसको सॉल्व करके ऊपर, और फिबोनाची ऑफ 8 फाइनली अगर कंप्यूट करना है तो वो आखिर में कंप्यूट होता है कि 8वीं सीरीज, 8वां एलिमेंट फिबोनाची सीरीज में क्या बनेगा, ये आखिर में जब कंप्यूट होता है, जब आप बिल्कुल लौट आते हैं तमाम रिकर्सिव कॉपी सिर्फ पहली कॉपी पे, ठीक है, या रूट ऑफ द ट्री कह लें जो बैक एंड पे जनरेट होती है ट्री। अच्छा, राइट एन एल्गोरिथम दैट स्टार्ट्स विद बेस केसेस, तो वो हमने भी बनाना होगा बेस केस, अभी पिछली मिसाल में मैंने समझा दिया, एंड वर्क्स इट्स वे अप टू द फाइनल सोल्यूशन, और इस तरह चलते चलते फिर हम फाइनल सोल्यूशन की तरफ भी जो है वो जो है जाएंगे। ठीक है ना जी, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ आपको समझ आ गई है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब जितनी बातें मैंने कर ली ऑलमोस्ट, अब वही बातें बार बार रिपीट होंगी, लिहाजा अब आप इसको जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। अच्छा, टेबल की बात मैंने की कि आपने रिजल्ट को क्या करना है, स्टोर करना है किसी टेबल में। फिबोनाची ऑफ 3 कंप्यूट आप कर चुके हैं, तो डोंट रीकम्प्यूट द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन, यानी फिबोनाची ऑफ 3 अब आप दोबारा नहीं कंप्यूट करेंगे। So dynamic programming algorithm need to store the results of the intermediate sub problems, ठीक है, and this is often but not always done with some kind of a table। मतलब ये कि some kind of a table, जरूरी नहीं है कि हर दफा कोई टेबल ही हम बनाए, कुछ और चीज में भी मतलब कोई निशानी स्टोर रखी जा सकती है कि भाई इससे पता लगेगा कि आगे मत जाओ। हम किसी को कहते हैं ना कि भाई इस रोड पे जाना, लेकिन अगर तुम्हें कहीं रास्ते में ऐसा कोई बोर्ड मिल गया ना कि जिस पे एरो ऐसे लिखा हो जाए तो उससे सीधा ना जाना, इसका मतलब है कि आगे रोड पे काम हो रहा है, तो वैसे ही तो 2-4 किलोमीटर आगे जाके वापस आओगे। तो इस तरह की कोई या निशानी, और या ये कि अगर तो हमें सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स भी चाहिए तो ज़्यादा रिजल्ट्स फिर हमें कहीं ना कहीं स्टोर करने पड़ेंगे, उसके लिए कोई डाटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा मुझे, और उस डाटा स्ट्रक्चर का नाम हम कहते हैं कि एक टेबल नुमा चीज़ हमें चाहिए कि जिसमें मैं सब प्रॉब्लम को उसमें टेबल में इंडेक्स करके रख लूँ, जो ही जो सब प्रॉब्लम मुझे मिले मैं उस इंडेक्स में जाके वहाँ से उठा लूँ। तो टेबल इसलिए हम कहते हैं कि टेबल इंडेक्स्ड होते हैं और तेज़ होते हैं, तो उसमें सर्चिंग तेज़ हो जाती है, तो मुझे अपनी काम की चीज़ जो है ना शेल्फ में मैंने रखी है कमरे में, तो मुझे जल्दी जल्दी वो पता लग जाती है। शेल्फ में तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन अगर मैंने उस शेल्फ का एक इंडेक्स भी बनाया है, टेबल भी, तो मुझे कोई कहता है तो मैं इंडेक्स में देखो, अच्छा शेल्फ नंबर फलाने में चले जाओ। जैसे लाइब्रेरियंस होते हैं, आपकी लाइब्रेरी में उन्होंने इंडेक्स की होती हैं किताबें, आप उन्हें कहते हैं फलानी किताब, वो उसके कोड को देखता है किताब की, जो ही आप उसे कहते हैं SXV007 वो समझ जाता है, ये SXV से वो फौरन पहुंचता है S से S के, फिर X फर्दर, फिर V, और वो बिल्कुल शेल्फ में उस खाने तक पहुंच के आपको कहता है कि ये है किताब। तो एक्सेस तेज हो गई, उसको आपने रीयूज किया, रखा और वापस जाके लाइब्रेरी में उसको लगा दिया। तो मतलब ये है कि यू डोंट नीड टू रिकम्प्यूट द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर। अब कुछ खसलतें यानी जो एक स्ट्रेटजी हम पढ़ आएंगे ना, तो कुछ आगे स्ट्रेटजीज जो पढ़ेंगे उनमें कुछ कॉमनैलिटीज होंगी समटाइम्स। तो पिछली स्ट्रेटेजी में जो कॉमन चीजें इसमें हम फिर वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर हमने बारीक थिन लेयर ड्रॉ करना होगा कि अगर वो खसलत इसमें भी है और इसमें भी है, तो फिर ये तो दोनों के लिए गुड कैंडिडेट हुआ प्रॉब्लम कि इससे भी सॉल्व होता नहीं, वो कहेगा आगे भी कुछ खसलतें देखो, तो फिर वो खुद उसके लिए रास्ता हमवार हो जाएगा कि नहीं, अब आगे चूंकि ये खसलत इसमें होती है डिवाइड एंड कॉन्कर में, लेकिन इधर नहीं होती, लिहाजा अब इसका मतलब है ये इससे नहीं हो सकता। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग लाइक डिवाइड एंड कॉन्कर सॉल्व द प्रॉब्लम बाय कंबाइनिंग द सॉल्यूशंस टू द सब प्रॉब्लम्स। कंबाइनिंग द सॉल्यूशंस टू द सब प्रॉब्लम डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह कैसे, मर्ज सॉर्ट को ज़हन में फिर ले आए। जब आपने नीचे से बैक ट्रैक हुए 2 सॉर्टेड लिस्टों को एक सॉर्टेड लिस्ट में बनाया था, तो आपने क्या किया था, यही किया था ना जो ये कह रहा है, कंबाइनिंग द सॉल्यूशंस टू द सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, और आगे बात जो मैंने बता दी कि प्रोग्रामिंग, द टर्म प्रोग्रामिंग हियर डजंट रेफर टू सम काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग, यानी कोई कोड वर्ड की बात नहीं हो रही। प्रोग्रामिंग हियर रेफर्स टू अ टेबुलर मेथड,
नॉट टू राइट अ कंप्यूटर कोड। कोई कंप्यूटर कोडिंग की बात यहाँ प्रोग्रामिंग से नहीं जहन में आनी चाहिए एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजीज या एल्गोरिथम्स के कोर्स में, बल्कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आपने कोई टेबुलर मेथड जो है वो पीछे यूज किया हुआ है फॉर क्विक एक्सेस टू द सब प्रॉब्लम्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड सो दैट यू शुड नॉट रिपीट द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन। अच्छा, और वो कहता है कि इन कंट्रास्ट डीपी इज एप्लीकेबल व्हेन सब प्रॉब्लम्स आर डिपेंडेंट। अब डीपी कहता है कि सब प्रॉब्लम डिपेंडेंट होते हैं, या इन अदर वर्ड्स व्हेन द सब प्रॉब्लम्स शेयर सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, शेयर सब प्रॉब्लम्स क्या है मतलब इसकी, ये जो है ना यहाँ पे इस मिसाल में आप देख लें, फिबोनाची ऑफ 7 जो है ना वो जो है ना उसके अंदर कौन सा सब प्रॉब्लम छुपा हुआ है? 5 छुपा है, लेकिन ये फिबोनाची ऑफ 6 के अंदर भी छुपा हुआ है। तो फिबोनाची ऑफ 6 एंड 7 ये शेयर कर रहे हैं केड़ा सब प्रॉब्लम, कौन सा सब प्रॉब्लम? फिबोनाची ऑफ 5 वाला। ये दोनों में आकर होगा, दे आर शेयरिंग सब प्रॉब्लम्स। अब ये मसला डिवाइड एंड कॉन्कर में यूजुअली नहीं होगा, जो हमारी स्ट्रेटेजी हम पहले पढ़ा है, ठीक है ना। इन कंट्रास्ट वो कहता ये है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी की एक निशानी जिससे तुम्हें पता लगेगा कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर से शायद नहीं होगा, वो तुम्हें बड़ी खामी जो है ना प्रॉपर्टी ये मिलेगी कि उसमें जो सब प्रॉब्लम्स होंगे वो शेयर्ड होंगे, यानी कि वो उधर भी है इधर भी है। तो इसी वजह से तो भाई साहब हमने यही तो कहा है ना कि अगर जब ये शेयर होंगे या डिपेंडेंट होंगे सब प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए हमने टेबल क्यों मेंटेन किया है कि अगर इसने कंप्यूट कर लिया तो फिर इसकी बारी पे हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर इसने पहल कर ली और इसने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, लेट्स से फिबोनाची ऑफ 5 को, तो फिर हम वहां पे अगर रखा हुआ तो नहीं करेंगे बार बार। यही तो फायदा हम उठाते हैं फिर इस स्ट्रेटेजी में। तो बार ये एक यानी आपको एक हिंट मिली कि ये चीज होगी। अगर रियल लाइफ में आपने को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी, तो फिर ये चीज उसमें आपको ढूंढनी होगी, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स इसको जाके आगे मैं जनरलाइज करूंगा इस बात को, इसको हम कहेंगे कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स इसमें होंगे। प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम ओवरलैप हो रहा है। फिबोनाची ऑफ 6 के अंडर भी आ रहा है, फिबोनाची ऑफ 5, फिबोनाची ऑफ 7 के अंडर भी आ रहा है, फिबोनाची ऑफ 5 के अंदर फिर 4 आ रहा है, तो उधर 6 के अंदर भी 4 आ रहा है। सब प्रॉब्लम पे भी फिर ये ओवरलैपिंग है। तो ये तो बड़ी पेचीदगी बन जाती है फिर, इसलिए इन चीजों को हमने ध्यान में रखना है। अच्छा, डीपी लाइक टेक्स एडवांटेज ऑफ द डुप्लीकेशन, हमने देख लिया। डीबी की कमाल ही तो यही है कि वो जब सब प्रॉब्लम रिपीट होते हैं तो उन डुप्लीकेशन से फायदा क्या उठाता है कि एक का रिजल्ट स्टोर करके दोबारा का होता है वक्त उसको रीयूज कर ले, and arrange to solve each sub problem only once, saving the solution in a table, save कर देता है उसको टेबल में या something else for later use. And the underlying idea of the DP is that avoid calculating the same stuff twice, again and again नहीं करना, usually by keeping a table of known results of sub problems. well ये बातें मैं बहुत डिटेल में कर चुका हूँ, समझ आ गई। So DP is typically applied to optimization problem. अब ये बात थोड़ी सी मैं करूंगा। इन सच प्रॉब्लम, पहले तो आप तारीफ सुन लें कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम किसे कहते हैं। इसे कहते हैं कि इन सच प्रॉब्लम्स देयर आर मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। एक ज़हन में बात बिठा लेंगे, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन मुमकिन हो और ईच सॉल्यूशन हैज अ वैल्यू एंड वी विश टू कंप्यूट द सॉल्यूशन विद द मोस्ट ऑप्टिमल वैल्यू। अभी आपने देखा फिबोनाची ऑफ सीक्वेंस को आपने सॉल्व किया, फिबोनाची ऑफ सीक्वेंस को आपने एक से ज्यादा सॉल्यूशन मुझे दिए कि नहीं? यानी ये अगर ब्रॉडली मैं दो कैटेगरीज में करूं, एक अल्टरनेटिव था एक रिकर्सिव था। अब इसमें मुझे बताइए ना, एक कोई और एक ऑप्टिमल होगा ना, वो हमने समझ तो में आ गई पिछले डिस्कशन से कि वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज मोस्ट ऑप्टिमल, क्योंकि वो तेज है, मेमोरी कम ले रहा है, क्विक है, फॉर लूप है और कोई पीछे बैक एंड पे ट्री नहीं जनरेट हो रही, कोई सिस्टम स्टैक नहीं जनरेट हो रहा, कुछ नहीं हो, तो हम कहेंगे कि यस ये सॉल्यूशन दिस अल्टरनेटिव वन इज फार बेटर देन द प्रीवियस सॉल्यूशन जो कि रिकर्सिव है। तो एक चीज और आपको मिल गई, अब
एक खसलत तो वो मिल गई कि भाई एक सब प्रॉब्लम शेयर सब प्रॉब्लम करेगा, यानी फिबोनाची 5 यहाँ भी आ रहा है तो वहां उस ब्रांच में भी आ रहा है, एक और ब्रांच में भी आ रहा है कहीं नीचे, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगे जो कि यूजुअली डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी में आपको नहीं मिलेंगे, नहीं होते वहाँ अमूमन। जो है ना आपको जैसे मर्ज सॉर्ट में याद करें, ये 4 एलिमेंट यहाँ गए तो 4 यहाँ गए, तो ये 4 और ये 4 डिफरेंट होते हैं, ये अपने 4 ये 4 इधर इस ब्रांच में नहीं रिफ्लेक्ट हो सकते और ये वाले 4 उधर नहीं हो सकते, या इनमें से कोई एक नंबर भी वहां नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता, उधर का यहाँ नहीं हो सकता। फिर ये 4 जब 2-2 में तकसीम होते हैं तो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब एक सब प्रॉब्लम में एक नंबर आ गया है तो वो नंबर दूसरे में नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कहते हैं फिबोनाची 5 इस ब्रांच में आ रहा है तो उधर भी आ रहा है, और फिर उसकी सब ब्रांच में भी जाए उधर भी आ रहा है, तो ये एक खसलत हुई कि डीपी से अब इसको सॉल्व कर, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, एक जगह भी आ रहा है वो दूसरी जगह भी आ रहा है। और दूसरी बात जो कॉमन एक जो हमने खसलत पकड़ी कि एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन होंगे और हम उनमें से किसी एक को ऑप्टिमल सोल्यूशन मान के उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि दैट सोल्यूशन इज गोइंग टू बी अ क्विक सोल्यूशन, और उसकी वजह से एल्गोरिदम का रनिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, यानी एल्गोरिदम की ग्रोथ रेट जो है ना वो कम हो जाएगी बनिस्बत ओरिजिनल वन से, तो हम कहेंगे कि दिस एल्गोरिदम इज़ एफिशिएंट। कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाद में आप जाके इसको सूडो कोड को फिर प्रैक्टिकली कोड करेंगे तो तेज़ चलेगा। अच्छा, तो ठीक है ना जी, ये भी समझ आ गए। तो 2 बड़ी बातें, अब वो जो 2 बड़ी बातें हैं उसको मैं अभी आगे बस वही एक्सप्लेन करता हूँ, लेक्चर फिर ख़त्म करते हैं। लेकिन जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि द डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम कैन बी ब्रोकन इनटू सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप वो कहता है क्या कि आप कैरेक्टराइज करो स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन का जो ना स्ट्रक्चर फाइनल करो, मतलब ये कि ऑप्टिमल सोल्यूशन है होगा, इसमें एक से ज़्यादा सोल्यूशन मुमकिन है, इसमें पहले इस चीज़ पे सोचो उस प्रॉब्लम की। फिर क्या करो कि रिकर्सिवली डिफाइन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, रिकर्सिवली उस ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश करो, ठीक है। यानी स्टार्ट रिकर्सिव से लोगे, फिर आस्ता आस्ता तुम्हें पता लगेगा कि यार इसका मेमोराइजेशन बेस्ड सोल्यूशन तो अल्टरनेटिव भी बन सकता है कि नहीं, तो अगर बन सकता है तो वो भी लगा लो, नहीं बन सकता तो अगर तुमने जो पहले जो हमने वो फिबोनाची में जो 2 एल्गोरिथम मैंने दिखाए ना, एक्चुअली 3 कोड दिखाए ना, एक रिकर्सिव विदाउट वो इफ थी, एक रिकर्सिव विद इफ थी, एक फिर अल्टरनेटिव सोल्यूशन था। तो वो जो दरमियान में जो कोड दिखाया विद इफ, तो वो उसमें भी तो कमाल है ना, उसमें भी तो रिपीटिशन नहीं हो रही। तो रिकर्सिवली डिफाइन करो वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। और तीसरी बात वो ये कहता है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इन अ बॉटम अप फैशन। जब ट्री बनेगा, रिकर्सिव कोड होगा, बैक एंड में ट्री बनेगा, सिस्टम स्टैक बनेगी, तो बॉटम अप फैशन में वो प्रॉब्लम को कंप्यूट भी करेगा। तो वो भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सोल्यूशन यानी ये कॉल्स कहाँ रुकेंगी, बेस केस क्या होगा, ठीक है ना जी, और तुमने वापस लौटते हुए क्या कंप्यूट करके उस टेबल में स्टोर करना है, वो जो तुमने टेबल बनाया है याद रखने के लिए, सो दैट सेम स्टफ कहीं मैं बार बार ना जो है ना उसको कंप्यूट करने बैठ जाऊं। तो ये कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एन ऑप्टिमल इन द बॉटम ऑफ फैशन ये हो गया। एंड कंस्ट्रक्ट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फ्रॉम द कंप्यूटेड इन्फॉर्मेशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन को कंप्यूटेड इन्फॉर्मेशन से निकालो फिर जो तुम्हें चाहिए। और फॉर स्टेप 4 वो कहता है कि समटाइम्स मेंटेन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्टेप 3 फॉर इजी कंस्ट्रक्शन। तो ये वही बात है कि मैंने कहा यहाँ पे अगर आप बॉटम अप फैशन में कोई वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं तो उसको किसी टेबल में या एरे में या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जो हम करते हैं यूजुअली, क्योंकि उससे हमें फायदा हो जाता है, हमें वो वैल्यू वहां से मिल जाती है, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इनफैक्ट हम याद उसको यूजिंग सम डाटा स्ट्रक्चर ही करते हैं, क्योंकि टेबल को हम इंडेक्स करके फॉर्म हम पहुंच सकते हैं। अच्छा जी, तो अब वो जो 2 प्रॉपर्टीज मैंने बताई, अब उसको फॉर्मली बस एक्सप्लेन करके मैं इस क्लास को खत्म करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी हमने कहा था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग की क्या है कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम, और दूसरी मैंने जो क्या निकाली कि उसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। अब ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम का क्या मतलब है, देखिए इसने ऑप्टिमल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम नहीं कहा,
इसने ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम कहा है। क्या मतलब, नीचे पढ़ें, द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम मस्ट बी कंपोजिशन ऑफ सब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, और सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेवल पे भी ऑप्टिमलिटी का तस्वर होना चाहिए। ठीक है ना जी, यानी उस पे भी जनाब आपका फिर उसके ऑप्टिमलिटी का तस्वर आपका जो है ना आना चाहिए, सब प्रॉब्लम लेवल पे भी। मतलब कहने का इसका ये है कि आपने प्रॉब्लम को तोड़ा, इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम में, तो अब इस सब प्रॉब्लम की भी एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इसकी भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, और उनमें जो ऑप्टिमल होगा वो मुझे निकालना होगा, वो मुझे फिर उसको जो है ना उसको अपना जो है ना हदफ बना के उसके रिजल्ट्स को लेके चलना होगा। तो इवेंचुअली फाइनली बॉटम ऑफ फैशन में जो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो द मोस्ट ऑप्टिमल ही होगा, क्योंकि वो नीचे से ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ द सब प्रॉब्लम्स को जमा कर 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 के फाइनली निकला है। ठीक है, इसलिए लफ्ज सब स्ट्रक्चर है कि सब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉब्लम में भी ऑप्टिमलिटी का तस्वर हो। ये नहीं है कि बस आपने रूट से प्रॉब्लम दो हिस्सों में तोड़ा, उधर तो आपको ऑप्टिमलिटी मिल गई, नीचे नहीं ऑप्टिमलिटी मिलेगी। नहीं, इसका मतलब ये कि ये फिर इस प्रॉब्लम में मसला है ये, यानी आप प्रॉब्लम तोड़ रहे हैं और प्रॉब्लम की नेचर बदल नहीं रही, सिर्फ साइज घट रहा है, तो फिर तो ऑप्टिमलिटी का तस्वर सब प्रॉब्लम लेवल पे भी होना चाहिए, और हर सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल 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 के फाइनली जो है वो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसका जो है द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको देगा। तो ये जनाब ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर जो है ना, ये एक पहली खसलत है जो कि हमें हर उस प्रॉब्लम को जिसको डीपी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हम पहले ये ढूंढेंगे कि इसमें ऑप्टिमलिटी का तस्वर, पहले जेनेरिक देखेंगे कि भाई एक से ज़्यादा सोल्यूशन इसके एग्जिस्ट करते हैं, और जब अगर करते हैं तो फिर हमें जो एक ऑप्टिमल मिला आया उसमें ऑप्टिमलिटी का तस्वर सब प्रॉब्लम लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है। अगर करता है हम कहेंगे जी ये पहली प्रॉपर्टी हमें मिल गई, ये जो आपने रियल लाइफ में मुझे प्रॉब्लम दिया है इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ डीपी से, लेकिन एक मिली है, अब दूसरी भी ढूंढेंगे, और दूसरी क्या है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो ये तो सिंपल है, ये मैंने वही जो मिसाल दी कि अगर आपको जनाब फेबुनेकी ऑफ 5 6 यहाँ मिल रहा है, उसके अंदर 5 है, तो ये 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये ओवरलैप हो रहे हैं। इसी तरह देखें फेबुनेकी ऑफ 5 यहाँ पे भी है, तो ये तीनों ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम अगर आपके पास है, आप उसके बैक एंड पे जब सोचते हैं ब्रांचिंग इसी ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें तो ओवरलैप हो रहे हैं। तो ओवरलैपिंग होने का आपको फिर फायदा ये मिलता है कि आपका ज़हन चला जाता है कि मैं इसके लिए क्या करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्यूट द सेम स्टफ, सेम प्रॉब्लम ऑफ Fibonacci 5 अगेन एंड अगेन, रादर आई विल बी कंप्यूटिंग इट वंस एंड स्टोरिंग इट इन माई टेबल और डाटा स्ट्रक्चर, और देन आई एम गोइंग टू री यूज इट अगेन एंड अगेन। इसका हल ये फिर आपने निकाला, और जब ये हल आप यहाँ पे निकाल लेंगे, ऊपर मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको का तस्वर मिल जाएगा उस प्रॉब्लम में, तो फिर आप कहेंगे कि द प्रॉब्लम इज अ वेरी गुड कैंडिडेट टू बी सॉल्व यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, क्योंकि जब इससे सॉल्व होगा तो फिर जनाब उसका जो रनिंग टाइम, जो उसकी ग्रोथ होगी वो बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, बनिस्बत ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के, यानी ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो बस ज़हन में आया और आपने लगाया और कोई सोचा नहीं। तो ये जो पहला वाला एल्गोरिथम है ना फेबुनेकी का, द वेरी फर्स्ट बेसिक्स वन, ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, इसमें आपने कोई इंटेलिजेंस नहीं डाली, कुछ सोचा नहीं है, बस जो आपको समझ आई है आपने फॉर्म रिकर्सिव को अभी, लेकिन आपने पीछे बेड़ा गर्क कर दिया है इस सोल्यूशन को लिख के। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम भी बार बार सॉल्व हो रहे हैं, और जनाब आपकी ऑप्टिमिलिटी का जो तस्वर है वो भी आपने नहीं सोचा कि भाई इसका तो मैं एफिशिएंट करके अट्रैक्टिव सोल्यूशन दे सकता हूँ, लेकिन मैंने जनाब आसानी के लिए बस लगा दिया। तो ये दोनों चीज़ें जब तक आपको नहीं मिलेंगी, आप नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम जो है जो सॉल्व होगा विद डीपी अप्रोच। अच्छा, अब फाइनली एक बात, बस इन दोनों को मैं पढ़ देता हूँ, मैंने एक्सप्लेन सारा कर दिया है, यानी ये अभी ये नहीं दो पॉइंट्स को अब एक एक स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है प्रॉब्लम का, कि इन फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय डीपी इज टू कैरेक्टराइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, and problem exhibits optimal substructure if an optimal solution to the problem contains within it optimal solutions to the sub problems। जो भी मैंने बात की, तो इट इज वो ब्रैकेट में लिखता है इट्स अ गुड क्लू फॉर टू अप्लाई डीपी, यानी अच्छा ऑप्टिमलिटी का तस्वर आ गया। तो अब ये काम आपका डिवाइड एंड कॉन्कर में नहीं होता, ये खसलत वहां आपको एज सच नहीं मिलती इस तरह से,
ठीक है ना, यूजुअली उसमें आपको नहीं मिली, ये यहाँ पे आपको जरूर मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं कि इन डीपी वो कहता है वी बिल्ड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे बिल्ड करते हैं, ये जो मैंने अभी बात की, टू द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑप्टिमल सोल्यूशंस टू द सब प्रॉब्लम। ये अब अगर मैं वो दरिया को कूजे में उसने बंद कर दिया दूसरा फिक्रा लिख के, द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्रॉम द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू द सब प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमल सॉल्यूशन सब प्रॉब्लम के निकाल निकाल के तुमने सारे ऑप्टिमल्स को जोड़ के फाइनली ऑप्टिमल निकाला, ठीक है ना जी। तो ये जो है तभी हो सकता है जब एक से ज्यादा सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम के एग्जिस्ट करते हैं, उसमें ही तो फिर ऑप्टिमलिटी का झगड़ा। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही एक है और कोई सोल्यूशन मुमकिन ही नहीं है, तो ऑप्टिमलिटी का वो तो आपको मजबूरी पड़ जाएगी। अब आप कहेंगे भैया बाजार में आप जाते हैं, कोई एक चीज का एक ही कोई सोल्यूशन आपको मिलता है, एक ही टूथपेस्ट बाजार में मिलता है दुकान में पूरी मार्केट में, तो अब आप कहेंगे बट ये ऑप्टिमलिटी का क्या तस्वर, अब तो बस जितनी कीमत की है और जिस तरह है, अच्छी है बुरी है क्वालिटी जो, बस लेनी पड़ेगी। क्यों कंपटीशन तब आएगा एक दुकान में 10 पड़े हों और फिर आप कहें इसमें मोस्ट ऑप्टिमल कौन सा है, फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम उसके जो अंदर जो मटेरियल जो केमिकल्स हैं कौन से इसमें आइडियल चीज़ें यूज हुई उस पॉइंट ऑफ व्यू से, वगैरह वगैरह पैरामीटर्स आप फिर अपनी ऑप्टिमलिटी की सेट करें कि आपकी ऑप्टिमलिटी का मतलब क्या है आपके जहन में। केस टू केस वेरी करेगा कि ऑप्टिमलिटी इस प्रॉब्लम में ऑप्टिमलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। तो बात ये हो गई बात। और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स वो भी पढ़ लें कि द स्पेस ऑफ द सब प्रॉब्लम मस्ट बी स्मॉल in the sense that the recursive algorithm for the problem solves the same sub-problem over and over rather than always generating a new sub-problems. And when a recursive algorithm revisits the same stuff over and over again, we said that the optimization problem has overlapping sub-problems. अगर आपकी बैक एंड पे जो है ना ब्रांचिंग हो रही है ट्री की और उसमें अगर सेम प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट बार बार होता है इधर भी और दूसरे में भी, तो आप समझ जाएं कि इस प्रॉब्लम में तो इनहेरेंटली ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का तस्वर भी एग्जिस्ट करता है। तो उससे आप फिर सोचेंगे कि कैसे बचा जाएगा और कैसे रिकम्प्यूटेशन से बचा जाएगा, जो मैंने बातें की हैं। फाइनली अब हम इस स्लाइड की बात पे रोक देते हैं इस लेक्चर को, तो इसको पढ़ लें कि इन कंट्रास्ट अ प्रॉब्लम फॉर विच, गौर से अब सुने बात, अ प्रॉब्लम फॉर विच डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इज सूटेबल usually generates brand new subproblems at each step of recursion. While in DP, algorithms typically take the advantage of overlapping subproblems by solving each subproblem once and storing the solution in a table, maybe वो कहता है किसी data structure और में भी हो सकता है, where it can be looked up as and when needed, ठीक है, using constant time per lookup, यानी अगर इंडेक्स है टेबल तो कांस्टेंट टाइम θ1 में आप फोन पहुंच जाएंगे कि ये डाटा ये सब प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है कहाँ पड़ा है। अच्छा, कहता ये है कि डिवाइड एंड कॉन्कर इज सूटेबल व्हाइल जनरेटिंग ब्रांड न्यू प्रॉब्लम। अब जरा गौर से सुने, मैंने इशारा किया भी था पीछे, मर्ज सॉर्ट की मिसाल ज़हन में लाया। मर्ज सॉर्ट में 8 एलिमेंट्स थे तो 4 इधर गए 4 है, तो ये ब्रांड न्यू सब प्रॉब्लम्स हैं। यानी इन 4 में का जो डाटा है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे चला जाऊं कि ये अगर मर्ज सॉर्ट में 8 एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो ये पहले जो 4 हैं ये इधर गए और ये वाले 4 दूसरी कॉल में इधर गए। अब ये ब्रांड न्यू सब प्रॉब्लम है, यानी ये जो यहाँ पे अगर मिसाल 2 था तो ये 2 यहाँ आएगा तो ये यहीं आएगा, ये 2 इधर नहीं जा सकता, और फिर जब ये 2 इधर से इसमें और इसमें जाएगा तो ये 2 शायद इधर आएगा तो इधर नहीं जाएगा राइट साइड पे, ये नहीं होगा 2। यानी हर सब प्रॉब्लम को जो डाटा सेट आप दे रहे हैं वो ब्रांड न्यू है। और ब्रांड न्यू का मतलब इन द सेंस ओवरलैपिंग के सेंस में क्या है कि ये वाला 2 सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम में कहीं रिफ्लेक्ट हो जाए, नहीं हो सकता। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी में प्योर डिवाइड एंड कॉन्कर जो है, यानी उसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का तस्वर नहीं आता। जब नहीं आता तो आपको थोड़ी सी वहीं भिनक पड़ जाती है, एक स्मेल आ जाती है, समझ पड़ जाती है कि यार ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये डीपी स्ट्रेटेजी से नहीं होने लगा, क्योंकि इसमें मुझे पीछे कोई वो नहीं लग रहा कि इसमें डाटा कहीं ओवरलैप हो रहा है
कुछ सब प्रॉब्लम जो इधर जनरेट होता है वो उधर भी उसी तरह का आता है, या ये डाटा इधर जा रहा है तो उधर भी जा रहा है, यानी कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा ये वाला डाटा सेट, या सब प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा लैप हो रहा। इस तरह की अगर चीज़ें नहीं हो रही तो आप समझ लें कि ये प्योर डिवाइड एंड कॉन्कर का मसला लग रहा है, ये डीपी वाला मसला नहीं लग रहा। इसीलिए उसने इस बात को कंक्लूड करने के लिए जो है ना वो यहाँ पे जो है इसने ये लिखा है कि इन कंट्रास्ट अ प्रॉब्लम फॉर विच डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इज सूटेबल यूजुअली जनरेट्स ब्रांड न्यू, यानी वो किसी दूसरे सब प्रॉब्लम में नहीं आपको मिलेंगे सब प्रॉब्लम्स एट ईच स्टेप ऑफ रिकर्जन। जबकि डीपी में वो नीचे लिखता है कि टिपिकली टेक द एडवांटेज कि उसमें ब्रांड न्यू नहीं होते, उसमें सब ओवरलैपिंग भी होती है, और जब ओवरलैपिंग होती है तो फिर उसी का वो कह रहा है कि एडवांटेज ही तो उठाता इसी चीज़ का है कि वो एक दफ़ा ही कंप्यूट करके स्टोर कर लेता है, और फिर सिर्फ ये कि एट द कॉस्ट ऑफ वन टेबल या डाटा सेक्टर जो पीछे उसने रखा है बस वो, और उससे फिर उससे फ़ायदा उठाता है। तो वो ऑलमोस्ट उसको फिर इस तरह से फाइट करके, अगर ब्रांड न्यू नहीं भी हैं तो वो लैपिंग भी हैं तो वो एक दफ़ा ही उसको कंप्यूट करता है और रीयूज कर करके उसको फिर अपने ऊपर वाले जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं बॉटम अप फैशन में उनको जाके वो उसका रिजल्ट दे देता है, और इवेंचुअली जो फाइनल कॉपी जो अब रूट पे आप बैठी होती है उसको वो रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि ये स्ट्रेटजी जो नई आपको मैंने पढ़ाई है इसमें बातें आपको समझ आ गई होंगी। दो खासियतें जो मैंने बताई हैं इस पे फोकस करना है आपने, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और लैपिंग सब प्रॉब्लम, उसको आपने इस पूरे लेक्चर में अब जाके सुनना है। जब सुनेंगे तो इन दोनों चीज़ों को सही समझना है, तो एक दफ़ा इस लेक्चर को गो थ्रू करें। आई होप मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर दिया है, समझ आपको आ जाएगी पहली दफ़ा में भी, लेकिन अगर नहीं आती तो दूसरी दफ़ा अब आपने मेरी ये सारी डिस्कशन सुनने के बाद जब शुरू से फिर सुनेंगे ना तो दूसरी गो में आई एम श्योर कि आपको कोई इशू नहीं होगा, आप सब बात समझ जाएंगे कि भाई ये कैसे ये स्ट्रेटजी किन प्रॉब्लम्स में पे लगाई जा सकती है, एंड हाउ दिस स्ट्रेटजी इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। क्योंकि मैं अभी मुकाबला सिर्फ एक ही से करवा सकता हूँ इसका, क्योंकि आपने पढ़ा ही अभी सिर्फ दो स्ट्रेटजीज पे हमने अभी बात की है, कुछ और पढ़ा नहीं है, लिहाजा उससे मैं कंपैरिजन किस तरह करूँ जो जो आपको अभी सिरे से पता ही नहीं है। तो कंपैरिजन तो तब ज़्यादा चीज़ों से होगा जब आप पढ़ भी ज़्यादा चीज़ें लेंगे, तो फिर वहाँ पे हम और होगा इंशाल्लाह इसके बाद ग्रीडी एल्गोरिथम की स्ट्रैटेजी आएगी तो वहाँ पे फिर मैं एक बहुत बारीक लेयर ड्रा करूँगा कि व्हेन टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम विद डिवाइड एंड कॉन्कर, व्हेन टू सॉल्व विद डीपी एंड व्हेन टू सॉल्व विद ग्रीडी। तो वो वहाँ पे मैं वो डिस्कशन छेड़ूंगा कि कुछ खसलतें डीपी और डिवाइड एंड कॉन्कर की आपस में मुमासलत है लेकिन दूसरी की नहीं है, और फिर कुछ खसलत डीपी और ग्रीडी की मुमासलत होगी वो दूसरी की नहीं होगी। तो यही तो चक्कर है। आप रियल लाइफ प्रॉब्लम में फिर देखेंगे कि को इसकी खासलतें इनमें से किसके साथ जुड़ रही हैं, जिसके साथ जुड़ रही हैं बस उसका एल्गोरिथम उसके लिए डिवाइस करें तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो एफिशिएंट सोल्यूशन ही इसका होगा, क्योंकि आपने अगर स्ट्रेटजी सही आइडेंटिफाई कर ली है तो काइंड ऑफ हाफ द जॉब इज डन, बस अब आपका एल्गोरिथम लिखना बाकी रह जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो डीपी पे मैं अब आपको जो है मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं इंशाल्लाह डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जिसको मैं डीपी स्ट्रेटजी से भी सॉल्व करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और जो आगे एक स्ट्रेटजी आ रही है ग्रीडी स्ट्रेटजी उससे भी सॉल्व करूंगा। तो वहाँ पे एक और डायमेंशन इस कोर्स का खुलेगा कि ऐसे मुमकिन है कि आपके प्रॉब्लम जो एक स्ट्रेटजी से सॉल्व होते हैं तो वो दूसरी स्ट्रेटजी से भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर उस डिबेट में वही करूँगा कि फिर किस पे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, तो ये बातें इंशाल्लाह वहाँ पे डिस्कशन में हम इसको लाएंगे। अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से डायनेमिक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल ये शॉर्टेस्ट पाथ की मैं शुरू करूँगा, और यहाँ अब मैं जो ये लेक्चर रोक रहा हूँ तो यहाँ तक की रिकॉर्डिंग्स मेरी नहीं थी, तो ये मैंने फ्रेश रिकॉर्डिंग की है। अब इससे जो ऑनवर्ड जो यही लेक्चर है जो अभी शॉर्टेस्ट पाथ का है, इससे ऑनवर्ड जो है लास्ट सेमेस्टर में जब पिछली दफ़ा मैंने ये कोर्स करवाया था तो मैंने यहाँ से इस पॉइंट से ऑनवर्ड फिर रिकॉर्डिंग्स की थी। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू न्यू रिकॉर्डिंग्स आफ्टर दिस लेक्चर।
अब मैं आपको फिर अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स का जो मेरे चैनल के ऊपर जो ये ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हैं उनके लिंक्स आपके साथ फिर शेयर करूँगा और इसी प्लेलिस्ट में उसको फिर डाल भी दूंगा। तो अब आपने जो है ना इससे ऑनवर्ड फिर मेरे वो जो पिछले साल के लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह आपको वहाँ से जो है मिल जाएंगे। मैं खैर एवरी वीक मैं उनके लिंक्स आपके साथ शेयर करूँगा कि इस वीक का कंटेंट आपका ये है और इसको आप पढ़ सकते हैं। बाल चूंकि शुरू से लेके इस जगह तक चूंकि मेरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद नहीं थी, इस वजह से मैंने जो है ना इस कोर्स में जब इस दफ़ा शुरू हुआ तो फिर मैंने यहाँ तक की रिकॉर्डिंग्स जो है अभी आपके सामने दोबारा की हैं। और इस टॉपिक से ऑनवर्ड यानी यही जो टॉपिक जो शॉर्टेस्ट पाथ का इससे की रिकॉर्डिंग मौजूद है पुरानी, तो वो फिर आप जो है वो पुरानी रिकॉर्डिंग से इस्तिफादा कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।